बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा नॉवेल है रिश्ता सफर का है और ये लिखा है सुहैल खान साहिबा ने। बेबसी होती न हम सर को झुकाए होते, आप आए थे मगर काश न आए होते। संगबारी का अगर हमको न खतरा होता, हमने शीशे के मकानात बनाए होते। वो 120 की रफ्तार से कार को उड़ाती हुई लाई थी। फिर भी होटल के पार्किंग एरिया में कार पार्क करते करते और रिसेप्शन हॉल में पहुंचते पहुंचते 10 मिनट मजीद गुजर चुके थे। उफ, आधा घंटा लेट। राहीन तो आज मुझे रोस्टेड चिकन ही बना डालेगी। वो मुतफक्किर सी उसे ढूंढने के लिए नजरें दौड़ा रही थी। हालांकि उसने वक्त पर पहुंचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सर हामिद ने 10 मिनट लेट क्लास छोड़ी थी। फिर रास्ते में दो चार क्लास फेलोज ने उसे रोक लिया। कुछ डाउट क्लियर मसला सुलझाने कुछ डाउट क्लियर करने थे। फाइनल एग्जाम नजदीक थे और वो क्लास की ज़हीन तरीन तालिबा थी। बड़ी मुश्किल से वो पीछा छुड़ा पाई थी। वो तो दोपहर का वक्त होने की वजह से सड़कें साफ थीं, वरना न जाने कितनी देर गुजर जाती। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। बावजूद कोशिश के मैं काफी लेट हो चुकी हूँ। वो उन दोनों के सामने की कुर्सी खींच कर बैठी हुई बोली। सुहा, इतनी देर? राहीन उसे देखते ही चीखी थी। हो गई ना, अब क्या करूं? और खुदा के वास्ते इतनी खौफनाक शक्लें ना बनाओ। तुम जानती हो कि मैं दिल की कितनी कमजोर हूँ। अगर हार्ट अटैक हो गया ना तो तुम्हारी शादी इल्तिवा में पड़ जाएगी। वो इत्मीनान से राहीन के सामने से उसका ग्लास उठाकर पेप्सी पीती हुई बोली। साथ ही साथ सामने बैठे निहायत स्मार्ट और डिसेंट से बंदे का जायजा भी ले लिया। नायल हसन अलवी, राइट? वो आगे को जरा सा झुककर बोली। यस। वो धीमे से मुस्कुराया तो उसके गालों में पड़ने वाले गड्ढे उसकी वजाहत में मजीद इजाफा कर गए। और आप सुहा, राहीन की सबसे नजदीकी और बचपन की दोस्त, और आप आज ये डिसाइड करेंगी कि मैं राहीन से शादी करने के काबिल हूँ या नहीं? अरे नहीं, ये तो वही डिसाइड करेगी, बल्कि कर चुकी है। मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाह रही थी। तो फिर कैसा पाया आपने मुझे? वो बड़े दिलनशी अंदाज में एक बार फिर मुस्कुराया था। इतनी जल्दी कैसे कोई राय कायम की जा सकती है? अभी आप अंडर ऑब्जर्वेशन है। तफसीली रिपोर्ट शाम को राहीन के रूबरू पेश की जाएगी, जो आप रात 12 बजे फोन करके राहीन से पूछ सकते हैं। उसने दोनों के रात को किए गए कई घंटे फोन पर चोट की। तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूं? यूनिवर्सिटी से भूखी ही चली आ रही होंगी, राहीन ने फिक्रमंदी से उससे पूछा। पिज्जा ऑर्डर करो, तुम पर कोई असर नहीं होता, आराम से खा लो। मुश्किल तो मेरी है। जरा खाया और वेट बढ़ना शुरू। देखो, इतनी देर से सिर्फ डाइट पेप्सी पी रही हूँ। ये तो मैंने भी गौर किया है, राहीन बहुत डाइट कॉन्शियस है। इसके बावजूद बहुत तेजी से वेट गेन कर रही है। नायल हसन अलवी भी बोले बगैर न रह सके। और इस सोहा को देखो, कोई डाइटिंग नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, फिर भी बॉडी फिटनेस में सोहा का कोई मुकाबला ही नहीं। पूरी यूनिवर्सिटी रश करती है। ऐसा क्या करती हैं आप सोहा? राहीन को भी ये सीक्रेट पॉइंट बताइए ना, वो बगौर उसका जायजा लेते हुए सोहा से कह रहा था। कोई खास नहीं, मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। रात 2 बजे तक निहायत टेंशन के साथ स्टडी करती हूँ और पांचों वक्त नमाज पढ़ती हूँ। मेरा ख्याल है कि इससे बढ़कर कोई एक्सरसाइज नहीं। सुहा ने बात को जल्द से जल्द खत्म किया था और उसे यूं भी सबके दरमियान अपना तस्करा ज्यादा पसंद नहीं आता था। हाँ, ये न जाने क्या काम निकाले रहती है। मसलन आज भी अपने बालों को शैम्पू करने के बजाय न जाने किन किन जड़ी बूटियों से धोती है। उफ, कितना मुश्किल काम है इन्हें भिगोना, पीसना, फिर बालों को साफ करके तेल लगाना। जब इतने अच्छे अच्छे शैम्पू आ गए तो क्या जरूरत है ये मुसीबत उठाने की? राहीन कुव्वत से नाक सिकोड़ते हुए बोली। तभी इनके बाल इतने लंबे और घने हैं। नायल हसन की तवज्जो अब उसकी घनी और मोटी चोटी की जानिब हो गई थी। डियर सोहा, इन बालों को खोल कर रखा करो, देखना कितने दिलों पर कयामत टूट पड़ेगी। जिन पर कयामत गिरानी होगी उन्हीं के सामने खोलूंगी। वो इत्मीनान से पिज्जा खाती हुई बोली। आप इतनी तवज्जो राहीन के नाजुक नाजुक जुल्फों की तरफ कीजिए। उसको समझाना फजूल है। मैं इससे कहती हूँ कि स्कर्ट शर्ट टाइट्स वगैरह पहने, मगर इस पर कोई असर नहीं। वही अपना शलवार सूट, बड़ा सा दुपट्टा जो चादर की तरह लिपटा रहता है। राहीन ने अपनी नाजुक सी गर्दन हिलाकर कहा, जिसमें पड़ा हीरा उसके गर्दन की जुम्बिश से और शुआएं बिखेरने लगा था। हर एक का अपना एक मखसूस अंदाज होता है जिससे वो पहचाना जाता है। तुम्हारा और मेरा बेशक जुदागाना स्टाइल है, लेकिन फिर भी हम बहुत गहरी दोस्त हैं, बहुत प्यार करने वाली दोस्त। सुहा ने मोहब्बत से उसे देखते हुए अपना हाथ बढ़ाया था। यस, यू आर राइट। पल के पल राहीन के चेहरे का रंग बदल गया था। उसने भी बहुत मोहब्बत से अपना हाथ सुहा के हाथ पर रख दिया था।
नाइल हसन अलवी दोनों की बदलती हुई कैफियतों का जायजा लेते लेते हंस पड़ा। अब अंदाजा हो गया कि मुख्तलिफ आदात का मालिक होने के बावजूद तुम दोनों एक साथ एक घर में कैसे रहती होगी। या तेरा तस्करा करे हर शख्स, या कोई हमसे गुफ्तगू ना करे। उसे याद नहीं था कि वो कब से राहीन इब्राहिम खान के साथ थी। जहां जहां तक उसकी याददाश्त साथ देती थी, वहां वहां तक वो अपने आप को राहीन के साथ पाती थी। हंसती, खिलखिलाती, खेलती, खाती, साथ साथ स्कूल जाती और इम्तिहानों की तैयारियां करती हुई। न जाने कितने अरसे से दोनों का साथ था। अब तो दोनों का एक दूसरे के बगैर सांस तक लेना दूभर महसूस होता था। अब्बा बताया करते थे कि वो 7 साल की थी जब कसाईयों के मोहल्ले से निकलकर ऊपर कोट कुरान पढ़ने मुल्लानी के घर जाया करती थी। वहीं उसकी किरात ने बुगरासी गांव के सबसे जी असर सरदार इब्राहिम खान की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली थी। कितनी खूबसूरत आवाज है, किसकी बच्ची है? करीम खान की लड़की है, आपके खेतों पर ही काम करता है इसका बाप। मुल्लानी, जो इब्राहिम खान की बहन थी, बड़े भाई को बताने लगी। बहुत ज़हीन बच्ची है, एक बार बताने की ज़रूरत पड़ती है बस इसे, हर चीज़ फर-फरियाद कर लेती है। वही करीम खान, जिसे अपने बाप के इंतकाल पर अपना आबाई मकान बेचकर पठानों के मोहल्ले से कसाईयों के मोहल्ले में बसना पड़ा। इब्राहिम खान अपनी याददाश्त पर जोर देकर कह रहे थे, हाँ वही, अल्लाह माफ करे। करीम खान का बाप बहुत खौफीर और कामचोर शख्स था। जब तक जिंदा रहा, दोनों बेटा बहू उसके खिलाने पिलाने की ख्वाहिशें पूरी करते रहे। मरते मरते औलाद को दाने दाने के लिए मोहताज कर गया। जो थोड़ी बहुत जमीनें थी, कर्जा उतारते उतारते वो भी बिक गई। अब बेटा यानी सोहा का बाप दूसरे के बागों में मेहनत मुशक्कत करके बीवी और बच्ची का पेट पाल रहा है। बच्ची बहुत खूबसूरत है, बाप तो वाजबी सी शक्ल सूरत का है। इब्राहिम खान की तवज्जो एक बार फिर सुहा की जानिब हो गई थी। माँ भी बहुत खूबसूरती में शुमार नहीं होती। ये अपने दादा पर गई है, वैसा ही सुर्ख सफेद रंग, खड़ा नक्शा और बड़ी बड़ी आंखें। फिर वो उन्हें कुछ इतनी ही पसंद आ गई कि उन्होंने उसी शाम अब्बा को बड़ी हवेली बुला भेजा था। वापसी पर अब्बा बड़े खुश-खुश घर आए थे। लो, तुम्हें बच्ची की पढ़ाई-लिखाई की बहुत फिक्र थी, अल्लाह ने गैब से इंतजाम कर दिया है। मियाँ जी ने अपनी सोहा की सारी जिम्मेदारी ले ली है। उसकी पढ़ाई-लिखाई, स्कूल की फीस सब वही दिया करेंगे। मगर क्यों? अम्मी ने अपनी हैरान आंखें फैलाई। अपनी बेटी राहीन की वजह से। माँ के इंतकाल के बाद राहीन बहुत तन्हा हो गई है। स्कूल में भी किसी से दोस्ती नहीं कर रही। मियाँ जी की दूसरी बेगम जरा अलग-थलग रहने वाली औरत है। हालांकि उनसे शादी मियाँ जी ने राहीन की वजह से की थी। अब वो चाहते हैं कि अपनी सोहा राहीन से ऐसे घुल मिल जाए कि उसकी सारी तन्हाई का अजाला हो जाए। फिर सोहा के दिन रात का रूटीन बदल गया। वो सुबह से दोपहर तक स्कूल में राहीन के साथ होती, वापसी पर अब्बा के साथ घर आ जाती। शाम 4 बजे राहीन का ड्राइवर उसे लेने आ जाता। वो बड़ी शान से मोटर में बैठकर राहीन के पास जा पहुंचती। रात गए तक दोनों साथ रहते, खाते, खेलते, पढ़ते। अलबत्ता रात सोने के लिए वो अम्मी के पास हर हालत में वापस आ जाती थी। दोनों ने 12वीं जमात गांव के इकलौते इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास की। फिर राहीन की जिद से मजबूर होकर मियाँ जी ने उन्हें शहर भेज दिया। शहर के बेहतरीन कॉलेज में दोनों का दाखिला हुआ था। एक फर्निश्ड फ्लैट मियाँ जी ने खरीदा था। पुराने वफादार नौकर चाचा रमजान अली और उनकी बीवी को साथ छोड़ा था। ड्राइवर गाड़ी के साथ उन्हें ले जाने के लिए तैयार रहता। 4 साल यूं गुजर गए थे कि पता भी नहीं चला था। दोनों के बीए के बाद अब एक साथ इंग्लिश में एमए करने के ठानी थी। ये दोनों का दूसरा और आखिरी साल था। पहला साल बखैरो आफियत गुजर गया था। राहीन की पढ़ाई से दिलचस्पी बराए नाम ही थी। फैशन के मामले में नित नई ड्रेसेस खरीदने और हेयर स्टाइल चेंज करने के मामले में उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। पढ़ने लिखने का शोभा उसने सोहा के सुपुर्द कर रखा था। सोहा पूरे साल निहायत जाफिशानी से क्लासेस अटेंड करती, नोट्स बनाती और इस तैयार हलवे को राहीन बेदिली से हल्क से उतारती और इम्तिहान दे आती। पास होने की फिक्र उसे बहरहाल रहती थी, क्योंकि दूसरी सूरत में मियाँ जी उसकी तालीम मुनक़ता करने की धमकी देते थे। इधर सोहा बचपन से लेकर एमए के पहले साल तक पोजीशन होल्डर रही थी। दोनों साल में 2 बार गांव हो आती, जहां अम्मी हर साल उसे चुपके चुपके समझाती कि वो तालीम को खैराबाद कहकर गांव वापस आ जाए, ताकि वो उसके फर्ज से सुबकदोश हो सके। उनकी नजर में कई एक अच्छे रिश्ते थे, लेकिन मियाँ जी के एहसानात ने उनकी जबानें बंद कर रखी थी। जब तक राहीन पढ़ रही थी, तब तक सोहा को बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इधर राहीन का वापस आने का कोई मूड नहीं था। उसे अब गांव की सादा जिंदगी खाने को दौड़ती थी। पढ़ाई के बहाने उसे बहुत सी आजादियां नसीब थी। उन्हें एमए सेकेंड ईयर में आए अभी थोड़ा ही अरसा हुआ था। सोहा के मशवरे पर दोनों ने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। राहीन का मूड
उस दिन सख्त ऑफ था। रात ही में मियाँ जी ने बुरी तरह डांट लगाई थी। वो अपनी कुछ दोस्तों के साथ फिल्म देखने निकल गई थी। हमेशा की तरह सुहा ने माजरत कर ली थी। तभी मियाँ जी का फोन आ गया। मारे डर और घबराहट के उसकी समझ में फौरी कोई बहाना ना आया। वो खरीदारी करने गई है। उसने डरते डरते कहा था, तुम साथ क्यों नहीं गई? कहा था ना कि हरदम उसके साथ रहो। वो बहुत सख्ती से बोले थे। सुहा की आंखों में आंसू आ गए। अपनी हैसियत वो पहचानती थी। जैसे ही राहीन वापस आए, उससे कहो कि मुझे फोन करे। वो दरश्त लहजे में कहते कहते फोन बंद कर गए। फिर राहीन को भी अच्छी खासी झाड़ पड़ी थी, जिसके नतीजे के तौर पर राहीन ने ड्राइवर को भी साथ ले जाना बंद कर दिया था। उसका कहना था कि ये पल पल की खबरें ड्राइवर ही उन्हें देता था। अब उन दोनों में से कोई एक ड्राइविंग करता नजर आता। इस मकसद के लिए दोनों की पहले से सीखी ड्राइविंग काम आई थी। अच्छा, अब मूड ठीक करो, सोहा ड्राइविंग करते करते राहीन से बोली। देखो, हमारे साथ कोई नए मॉडल की कार रेस लगा रही थी। लेक्सिस है, सुना है कि बहुत सुबह रफ्तार कार होती है। वो राहीन का ज़हन हटाने की कोशिश करने लगी। कार से ज़्यादा कार चलाने वाला वजी है, हीरो लग रहा है पूरा। राहीन बहुत हुस्न परस्त थी, जहाँ कोई खूबसूरत सा बंदा नजर आया, बस उसी उससे दोस्ती करने दौड़ पड़ती थी। चाहे लड़का होता या लड़की, यूनिवर्सिटी के हर स्मार्ट लड़के और लड़की से उसकी दोस्ती थी। चलो, इसे फॉलो करो। राहीन का मूड यकसर बदल गया। सेंटर पहुंचने में देर हो रही है डियर। सुहा ने उसे याद दिलाया। पिछले 1 साल से उन्होंने ये कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया था। लेकिन जब राहीन बगैर जवाब दिए कार पर नजरें जमाए बैठी रही, तो उसे मजबूरन उस कार के पीछे पीछे चलना पड़ा। फिर उनकी भाग दौड़ एक 5 स्टार होटल के सामने खत्म हुई थी। मुझे बस यहीं छोड़ दो और तुम जाओ सेंटर। राहीन उस नौजवान के पीछे वहीं उतर गई थी। तकरीबन 6-7 महीने पहले ये उसकी नायल हसन अलवी से पहली मुलाकात थी। सोया सोहा का ख्याल था कि वो दूसरे बंदों की तरह उससे भी जल्दी उकता जाएगी, लेकिन इस बार उसकी दोस्ती में बेकरारी का जज्बा गालिब आता नजर आने लगा। वो कई कई घंटे उससे फोन पर बातें करती, हरदम उसकी जबान पर नायल हसन का जिक्र होता। वो यूं हंसता है, कैसे कैसे दिलचस्प लतायफ सुनाता है, शॉपिंग दिल खोल कर करता है, कितना जीनियस है। और सोहा इस शख्स से उस वक्त मिली थी जब राहीन ने बाआवाज़े बुलंद सुहा से कहा था, मैंने फैसला कर लिया है कि शादी करनी है तो सिर्फ नायल हसन अलवी से, वरना किसी से नहीं। एक बात कहूँ अगर सुनते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो। कुछ चंचल से, कुछ चुप चुप से, कुछ पागल पागल लगते हो। मेरे चाहने वाले और बहुत, मगर तुम में है एक बात बहुत, तुम अपने अपने लगते हो। राहीन, वाओ, मोहब्बत ने शायरी भी शुरू करा दी। सोहा की हैरत बजा थी, क्योंकि शेरो शायरी से राहीन को कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। अरे, मैं कहाँ से शायरी करूंगी, न जाने किसकी है ये नज़म। बड़ी मुश्किल से मैगजीन से ढूंढ कर निकाली है। नायल को शायरी से जुनून की हद तक इश्क है। बस जरा इम्प्रेस करूंगी उन्हें। वैसे तुम बताओ, क्या मियाँ जी नायल के लिए राजी हो जाएंगे? वो बालों में रोलर लगाते हुए बोली। जरा मुश्किल ही है। सोहा उसका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन साथ ही साथ वो उसे आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार भी देखना चाहती थी। क्यों मुश्किल क्यों है? क्या कमी है नायल हसन में? खूबसूरत है, एजुकेटेड और स्मार्ट है। बहुत वेल ऑफ फैमिली से उसका ताल्लुक है। उसके फादर लियाकत हसन अलवी मुल्क के सबसे बड़े इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं। ऑटो पार्ट्स और हेवी मशीनरी दरामद करते हैं और कई ममालिक को एक्सपोर्ट भी करते हैं। उन्हें बिलाशुबह करोड़पति कहा जा सकता है। और नाइल हसन अलवी उनका इकलौता बेटा है। किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे चाहने वाले। वो बड़े तफाकुर से सुर्ख चेहरा लिए जोश से कह रही थी, अरे माय डियर फ्रेंड, तुम्हारी किस्मत पर किस काफिर को शक है? तुम्हें तो चांद सुलाता है लोरियां देकर, तेरा नसीब की सूरज जगाने आता है। सोहा लहक लहक कर बड़े अंदाज से शेर पढ़ रही थी। यकीनन मियाँ जी को राजी होना पड़ेगा, मगर हम अफगानी पठानों में लड़कियां गैरों के हवाले नहीं की जाती। फिर तुम्हारी तो मियाँ जी ने बचपन से मंगनी भी फूफीजाद एहतेसाम मुराद से तय कर रखी है। उसके मुतालिक क्या सोचा है तुमने? ना चाहते हुए भी सोहा को तल्फियों से भरा सच्चाई का जाम राहीन को पिलाना पड़ा। तुम ठीक कहती हो सोहा, मियाँ जी ये पॉइंट जरूर उठाएंगे, लेकिन एहतेसाम तो अभी शिकागो में है। फिलहाल उसके वापस आने के चांसेस नहीं है। मियाँ जी ने इसीलिए तो मुझे आगे पढ़ने की इजाजत दे दी थी। शाहीन फिक्रमंदी से बोली। वो आ रहा है डियर, हमारे फाइनल इम्तिहान के दौरान ही कल अब्बा का खत आया था। इस बारे में उन्होंने लिखा है। शायद मियाँ जी ने उन्हें बताया हो। इसलिए तो मैं फौरन ही नायल हसन से मिली कि तुम्हारी पसंद भी देख ली जाए। मियाँ जी की पसंद से तो वाकिफ है। सोहा एहतेसाम मुराद से कई बार मिल चुकी थी। अभी सिर्फ 5 साल पहले ही वो अमेरिका आगे पढ़ने के ख्याल से गया था।
और जाने से पहले राहीन को अपना पाबंद बना गया था। राहीन के लिए उसके जज्बों में बड़ी शिद्दत थी और खुद राहीन उस जमाने में तो उसे बेहद पसंद भी करती थी। जब वो नजदीकी गांव हसनपुर से बुरासी आया करता था, तो वो चहकती हुई मीना बन जाया करती थी, ढेरों बातें किया करती और वो भी परवाना वार राहीन के इर्द गिर्द मंडलाया करता। लेकिन इस बारे में अब राहीन का कहना था कि वो उसका महज बचपना था। भला कहाँ एहतिसाम मुराद और कहाँ नाइल हसन आलवी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। मेरा ख्याल है राइन, फिलहाल तो ये मसला बात के लिए उठा रखो। एग्जाम सर पर खड़े हैं, इधर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। फिर वो हमेशा की तरह पढ़ाई में खो गई। इन दिनों उसे किताबों के ढेर में से खोजना पड़ता था। कभी कभी राहीन की पढ़ाई से गफलत पर वो उसे टोकती जरूर थी। खुदा खुदा करके ये वक्त गुजरा तो मियाँ जी का फोन आ गया। वो दोनों को फौरन से पेशतर आने की ताकीद कर रहे थे। फिर जल्दी जल्दी ही दोनों ने अपना जरूरी सामान पैक किया था और बाकी का सामान लाने की जिम्मेदारी रमजान अली चाचा और उनकी बीवी पर डाल दी थी। जिस वक्त दोनों गांव में दाखिल हुई तो रात के तारीक साए आग के घने पेड़ों में मदगम हो रहे थे। सुआ की आंखें नींद से बोझल थी। वो कई रातों की जागी हुई थी, अलबत्ता राहीन की आंखें किसी गहरी सोच का हिस्सा बनी हुई थी। सुनो, वो आ गया है, एहतिसाम मुराद, वो धीमे से सोहा के कान में सरगोशी करते हुए बोली। तुम्हें किसने बताया? सोहा बड़ी मुश्किल से नींद को दूर भगाती हुई बोली। सामने चाय की दुकान पर बैठा नजर नहीं आ रहा क्या? राहीन झुंझलाई थी। दुकान पर तेज लाइट जल रही थी। वो सामने से उठकर तीर की तरह सीधा उनकी कार की तरफ आया था। बहुत देर लगा दी तुमने, मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी बेकरार नजरें राहीन के चेहरे पर जैसे जम सी गई थी। राहीन प्लीज, मुझे तो मेरे घर पर ड्रॉप कर दो। सोहा की आंखें दोबारा बंद हो गई। ये भी शुक्र है कि इस हफ्ते लाइट रात को आ रही है, वो बड़बड़ाई थी। लानत है, तुम्हें सोने की पड़ी है। राहीन ने पूरी कुव्वत से उसके शाने को नोच लिया था, लेकिन सोहा पर नींद कुछ इतनी ही सवार थी। उसने राहीन के हाथ को ऐसे झटका था जैसे चींटी को झाड़ रही हो। 2 दिन हो गए थे उसे गांव आए हुए। नींदें पूरी हो चुकी थी। अम्मी से ढेरों बातें मुसलसल जारी थी, साथ ही साथ उसके लाडो प्यार भी बरकरार थे। वो इस बार उनसे 1 साल में मिली थी। हर साल 6-6 महीने में वापसी हो जाती थी। लेकिन इस साल चूंकि नायल हसन से राहीन को जुदाई मंजूर नहीं थी, इसलिए राहीन ने पढ़ाई का बहाना करके आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। राहीन के बगैर सोहा के तो आने का सवाल ही नहीं उठता था। यूं वालिदैन से जुदाई का अरसा 1 साल पर मुहित हो गया था। ये देखो, तुम्हारी सहेली की शादी का कार्ड। सबसे पहले तुम्हें ही दिखा रहा हूँ। अब्बा ने अंदर आते हुए बहुत खूबसूरत सा शादी का कार्ड उसके सामने डाल दिया। कार्ड्स भी छप गए? सोहा के मुंह से बस इतना ही निकला था। बेकरार अंदाज में उसने एक कार्ड खोला था। राहीन के नाम के साथ एहतिसाम मुराद का नाम सुनहरी हरूफ में जगमगा रहा था। अब्बा, मुझे फौरन राहीन के पास जाना है। सोहा को हालात के बिगड़ने का इतनी जल्दी अंदाजा न था। उसकी बदहवासी देखने के लायक थी। अरे चली जाना, इतनी जल्दी क्या है? इस वक्त तो मैं मियाँ जी के मेहमान को लेकर बागों की तरफ जा रहा हूँ। शहर से आया लड़का है, रात ही पहुंचा है, पक्की हवेली में ठहराया है मियाँ जी ने उसे। उसे घुमाने फिराने के बाद ये कार्ड मियाँ जी को पहुंचाऊंगा, तब चलना तुम मेरे साथ। अब्बा ने तफसील से सारा काम समझाया। पक्की हवेली मियाँ जी ने अभी बनवाई है, मेहमानों के लिए। तुम्हारे अब्बा पर बहुत से काम सौंप दिए हैं मियाँ जी ने। इज्जत बहुत देते हैं तुम्हारे अब्बा को, तनख्वाह भी सबसे ज्यादा है। हमने भी जो हमने भी जोड़ जमट कर इतना कर लिया है कि एक छोटा सा बाग तुम्हारे अब्बा खरीद रहे हैं। बुढ़ापे में ही सही थोड़ी सी जमीन हो जाए। जिंदगी गुजर गई दूसरों की जमीनों पर काम करते। अम्मी की बातें वो गायब दिमागी से सुन रही थी। राहीन का इस वक्त क्या हाल होगा? मियाँ जी को इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। उसकी सोच सिर्फ और सिर्फ राहीन के अतराफ में भटक रही थी। चलो जल्दी से बाहर आओ, बस चादर ले लो, बागों तक चल रही है। मेरा दम घुट रहा है घर में। राहीन न जाने कब उसके सर पर आ खड़ी हो गई थी। वो उसे अचानक देखकर हैरान नजर आई। क्या पैदल ही पागल हो गई हो? दरवाजे पर ड्राइवर गाड़ी के साथ खड़ा है, वो झुंझलाई हुई थी। सोहा फौरन ही उसके साथ कार में आकर बैठ गई। ये सब क्या हो रहा है राहीन? वो बेसाख्ता राहीन का हाथ थामकर परेशान लहजे में उस वक्त बोली जब ड्राइवर ने उन्हें बागों में दाखिल होने से पहले उतार दिया। 3 घंटे बाद आ जाना लेने। राहीन ने उसे वापस भेज दिया था। एहतिसाम मुराद के साथ मेरी शादी 10 दिन बाद तय कर दी गई है। लगता है कि मियाँ जी को नायल के बारे में किसी ने खबर कर दी थी। उन्होंने मेरे पहुंचने से पहले ही सब इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। वो दोनों जामुन के पेड़ के नीचे जा बैठी थी। बागों में काम करते सारे किसान उन्हें देखते ही दूसरे बाग में चले गए थे। अब मेरे सामने दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो मैं एहतिसाम से शादी कर लूं या खुदकुशी कर लूं। कहते कहते राहीन की आवाज वाजे तौर पर कांप गई। राहीन, सोहा पूरी तौर पर थर्रा गई।
ऐसी नाउम्मीदी की बातें, तुम तो कहती थी कि मियाँ जी से साफ-साफ बात करूँगी। नायल हसन में कोई खराबी ही नहीं है, वो इनकार कर ही नहीं सकते। हाँ, मैं ऐसा ही समझती थी। इस सिलसिले में मेरे नायल से मुफस्सिल बातचीत भी हो चुकी है। वो बेचारा घबरा कर बुगरासी चला आया है। मियाँ जी से डायरेक्ट मिला है और सारी बात सहूलत से समझाई भी है। लेकिन जानती हो कि मियाँ जी ने क्या जवाब दिया है? कहते हैं कि अब बहुत देर हो गई है, लड़का सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए अमेरिका से आ गया है। कार्ड्स छप चुके हैं, सारे खानदान को उसकी इत्तला दी जा चुकी है। अब सिर्फ फॉर्मली कार्ड्स भेजे जाने रह गए हैं। वो जहरखुंद लहजे में बोली। तुम ठीक कहती थी सुहा कि वो एक गैर पठानी खून को अपने खानदान में शामिल नहीं करेंगे। ये सारी जायदाद जो मेरे नाम की है, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि उस पर उनके भांजे के अलावा एक गैर शख्स काबिज हो जाए। मगर मैंने भी तय कर लिया है कि मियाँ जी को कामयाब होने नहीं दूंगी। मुझे नायल हसन को हर सूरत हासिल करना है। वो मुट्ठियों को भींचते हुए शदीद तैश में बोली। सोहा को उस पर तरस आने लगा। उसकी शक्ल पर दीवानगी बरस रही थी। रिलैक्स राइन, जो भी करना है सोच समझ कर करो, बल्कि नायल हसन से भी मशवरा करो। क्या वही पक्की हवेली में ठहरा है? राइन को अब्बा की बात याद आई। हाँ, शायद। मेरी उससे मोबाइल पर बात हुई है। वो भी यहीं बागों में आता होगा। मैं फार्म हाउस में बने कमरे में जाकर उससे बात करूंगी। तुम जरा ख्याल रखना कि उधर कोई ना आए। वो मुल्तजी नजरों से उसको देखकर बोली, ओके। जो मुझसे हो सकेगा तुम्हारे लिए करूंगी राइन। सुहा का दिल उसके लिए कटा जा रहा था। बस एक शाम बड़ी खामोशी से टूट गया, हमें जो मान तेरी दोस्ती में रहता था। शाम को उसका बुलावा राहीन की तरफ से आ गया था और वो भी जैसे तैयार बैठी थी फौरन ही उठकर चल दी थी। सुबह राहीन की बहुत तफसीली मुलाकात नायल हसन से हुई थी, लेकिन वापसी पर वो लपसीए सोचों में गर्क बैठी रही। सुहा की कुछ हिम्मत ही नहीं पड़ी पूछने की। वो जानती थी कि जब वो किसी फैसले पर पहुंची है तो लपसी लिया करती है। हवेली में राहीन से मिलने से पहले उसकी मुलाकात मियाँ जी से हुई थी। सुहा, उसे समझाओ, जो वो चाह रही है वो नामुमकिन है। उनके लहजे में पत्थरों की सी दरजती थी। जी, वो हमेशा की तरह सहम गई। राहीन ज़ारो कतार रोती हुई कमरे में मिली। मियाँ जी ने साफ कह दिया है कि वो नायल को शूट कर देंगे, फिर अपने आप को गोली मार देंगे। लेकिन मेरी शादी किसी सूरत में नायल हसन से नहीं करेंगे। वो बेसाख्ता रोती सोहा से लिपट गई। रामीन, तुम मेरी बात गौर से सुनो। तुम एहतिसाम से बात करो, उसे सारी सूरत हाल समझाओ। मेरा ख्याल है कि अगर वो शादी से इनकार कर दे तो बात बन जाएगी। सोहा की समझ में फिलहाल यही आया। मियाँ जी ने उसे कल ही वापस हसनपुर भेज दिया। मैंने हसनपुर फोन मिलाने की भी कोशिश की थी, लेकिन राब्ता ही नहीं हो पाया। लग रहा है फोन में कुछ खराबी है। तो शादी के बाद जैसे ही हसनपुर पहुंचो, उसे सब सच सच बता देना। वो अमेरिका से आया है, यकीनन इतनी फराग दिली रखता होगा कि तुम्हारी बात सुकून से सुने और तुम्हें फिर से नायल हसन से मिलवा दे। सुहा की समझ में उस वक्त जो भी उल्टा सीधा मशवरा आया, उसने राहीन को दे दिया। वो उसे रोता देखकर हकीकत में हवास बागता हो गई थी। नायल स्टूपिड, जब तक मेरा इंतजार करेगा। उसके पेरेंट्स ने ये कहकर भेजा है कि अगर वो मुझसे शादी करके साथ लाने में नाकामयाब हो गया तो वो उसकी खाला की बेटी से उसकी शादी कर देंगे। नायल को पक्का यकीन था कि मैं मियाँ जी को मनाकर राजी कर लूंगी और वो मुझसे शादी करने में कामयाब हो जाएगा। इसीलिए उसने अपने वालिदैन की शर्त को मान लिया। आखिर उसके वालिदैन क्यों साथ में नहीं आए? अकेले ही शादी करने के लिए चला आया है। मियाँ जी भी ठीक कह रहे हैं। आखिर किसकी जमानत पर वो नायल हसन से तुम्हारी शादी कर दे? कौन से वालिदैन अकेले लड़के को देखकर रिश्ता तय कर देते होंगे? तुम्हारा भरा पूरा खानदान है राहीन, वो सबको कैसे मुंह दिखाते अगर तुम्हारी बात मान जाते तो। सुहा की समझ में अब जाकर असली बात आई तो वो राहीन को नए सिरे से समझाने बैठ गई। तुम भी मियाँ जी का साथ देने बैठ गई। खूब पट्टियां पढ़ाकर भेजा होगा। जाओ, तुम भी जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं। वो जैसे फिर से गुस्से में भर गई। आखिर वो करे क्या जब उसके पेरेंट्स मुझसे उसकी शादी करने पर रजामंद ना हो तो? उसे देखो, खुद तो हिम्मत करके आ गया ना। अगर ना आता, मियाँ जी की धमकियों से डर जाता तो मैं क्या कर लेती उसका? वो बिखर गई थी। क्या मियाँ जी खुद जाकर नायल के वालिदैन से नहीं मिल सकते? सुहा ने एक गहरी सांस ली थी। बात समझाने बुझाने से आगे निकल चुकी थी। वो हर सूरत नायल हसन को हासिल करना चाहती थी, हर तरह हर तरीका कार को इख्तियार करके। फिर तुमने क्या सोचा है? वो थक हार कर एक कोने में बैठ गई। सुहा, बस अब एक ही तरीका है नायल और मेरे मिलाप का। तुम नायल हसन से शादी कर लो। क्या? एक बम फटा था सुहा के चारों तरफ। उसे लगा जैसे वो शोलों में घिर गई हो। आग की तमाजत उसे झुलसाने लगी। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है रायन? ऐसी बेमाना बेवकूफी वाली बातें। सुहा, जरा गौर करो डियर। सिर्फ यही एक तरीका है। वो तुमसे शादी करके अपने वालिदैन के पास यही कहकर ले जाएगा कि उसने अपनी पसंदीदा लड़की से शादी कर ली है। इस तरह वो अपनी कजन ओज से हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। इधर मैं मियाँ जी के हुक्म के मुताबिक एहतिसाम से शादी कर लूंगी।
मियाँ जी ने मुझसे वादा किया है कि मैं बस ये आखिरी ख्वाहिश उनकी पूरी कर दूँ। फिर वो मेरी हर बात मानेंगे। मैं एहतिसाम को सारी बात बताकर जल्द से जल्द उससे गुलूख़लासी हासिल कर लूँगी। फिर तुम्हें इन्फॉर्म करूँगी तो तुम नाइल हसन से तलाक लेकर वापस गाँव आ जाना। बस उसके बाद मेरे और नाइल के दरमियान कभी कोई नहीं आ सकेगा। वो अपनी धुन में बड़ी रवानी से सारा प्रोग्राम बता रही थी। सोहा के चेहरे पर बेयकीनी थी। खुदा जाने ये अंदाज़े करम है या सितम उनका। मेरी दुनिया मिटाकर बेख़ता मालूम होते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो झटके से उठ खड़ी हुई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि ये बेसरोपा प्लान तुमने बनाए हैं। मैं हरगिज़ हरगिज़ इसके लिए तैयार नहीं। फिर वो रुकी नहीं थी, चादर को लपेटती निकलती चली गई। उसकी आंखों में आंसुओं के जज़ीरे आबाद हो गए थे। अज़ियत ही अज़ियत थी। जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा जाना था, उसने एक लम्हे में ही उसकी शख्सियत को कैसा हल्का कर दिया था। मगर वो राहीन की नस-नस से वाकिफ़ थी। वो जानती थी कि वो आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं। फिर सिर्फ 2 घंटे बाद उसकी बात साबित हो गई, जब राहीन एक बार फिर उसके सामने पहुंच गई थी। अम्मी बेचारी वैसे ही उसके रोने से परेशान हो रही थी। राहीन को देखकर खुश हो गई। क्या मसला है? क्यों तमाशा बना रही हो? वो तन्हाई मिलते ही फिर सुहा के पीछे पड़ गई। तुम्हें अपने बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मियाँ जी से मैंने बात कर ली है, वो तुम्हारे नाम काफी जमीन करने को तैयार है। नाय से तलाक लेकर भी तुम किसी भी बंदे से आसानी से शादी कर सकती हो। तुमने ऐसी बेवकूफी वाली बात मियाँ जी को भी बता दी। सुहाग के तो पतंगे लग गए। हाँ, आजकल मेरा दिमाग खराब है। मैं हर किस्म की बातें अब उन्हीं से करती हूँ और उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, मेरी हर बात। आखिर अपने भांजे से मेरी शादी करना है ना उन्हें। वो निहायत बदतमीजी से बोली। और हाँ, कहना क्या है, यही कहा है कि जब तक नाइल हसन की शादी नहीं हो जाती, मैं चैन और सुकून से किसी और की नहीं हो सकती। अगर मेरी शादी करना चाहते हैं तो पहले नाइल हसन को किसी का बना दे। जब वो किसी और का हो जाएगा तो मैं मायूस होकर एहतसाम से शादी कर लूंगी। फिर क्या बोले वो? सोहा को अब उसकी दिमागी हालत पर शुबहा होने लगा। झुंझलाने लगे कि हमें इस गैर शख्स की शादी की क्या पड़ी है। उसके वालिदैन जहाँ चाहेंगे कर देंगे, हम कहाँ से लड़की ढूंढेंगे? तो मैंने कहा कि लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है, सोहा है ना, आपने उसकी शादी की जिम्मेदारी भी ली है, उसी से कर दीजिए। आप फिर फर्क भी क्या पड़ता है? पूरे गांव में खूब वाह-वाह होगी। आपने अगर ये काम कर दिया तो समझ लीजिए कि मैं भी एहतिसाम से शादी के लिए राजी हो गई। सुहा ने खौफ भरे अंदाज में उसे देखा था। उसे सिचुएशन की नजाकत का अंदाजा अब हो रहा था। इस खेल में अगर मियाँ जी भी शामिल हो गए तो फिर आगे उससे सोचा ही नहीं गया। उसे चक्कर आने लगे। तुम मेरा पीछा छोड़ दो राहीन, तुम्हें खुदा का वास्ता, जाओ किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाओ। वो शिद्दतों से रो पड़ी। मैं किससे कहूँ? एक तुम ही मेरी इकलौती दोस्त हो। तुम इस मुसीबत के वक्त में कम अज कम तुम्हें मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसके अलावा नायर तुमसे तो शादी के लिए राजी भी हो गया है। किसी दूसरी गांव की लड़की से क्यों होगा? उसके लिए लड़कियों की कमी है क्या? ये नामुमकिन है रायन। बस इससे ज्यादा मैं इस टॉपिक पर बात करना नहीं चाहती। सोहा ने दो टूक अंदाज इख्तियार कर लिया। तुम हाँ करोगी और हर हालत में करोगी। तुम अगर आज इस काबिल हुई हो कि मैं तुमसे ये दरख्वास्त कर रही हूँ तो उसकी वजह भी हम और मियाँ जी ही है। अगर तुम्हें अपना पुराना जमाना याद ना आ रहा हो तो मैं याद दिलाऊं। वो पैंतरा बदल कर वार करने लगी। सुहा हैरान परेशान सी रोना धोना भूल गई। आह, क्या इसी मिजाज आशनाई के दावेदार थी वो? तो गोया ये तुम्हारे और मियाँ जी के एहसान की कीमत है। सोहा ने सख्ती से अपनी आंखें रगड़ डाली। उसकी बेखौफ और निडर तबीयत उभर कर सामने आ गई थी। यही समझ लो, वो जैसे आर पार मामला किए बगैर जाने वाली नहीं थी। उसके बाद हमारे दरमियान दोस्ती का मुकद्दस लफ्ज ना आए। तुमने एहसानात किए, मैंने बदला चुका दिया, हिसाब बराबर। सोहा ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी थी। मुझे मंजूर है। राहीन का लहजा शिकस्ता था। यह शायद सोहा को महसूस हुआ था, लेकिन ये सारी बातें हमारे दरमियान ही राज रहेंगी। मैं इन्हें अफशां होते देखना पसंद नहीं करती। फिक्र मत करो, तुम्हारे एहसानों का कर्ज भी निहायत सलीके और राजदारी से उतार दूंगी। वो पीठ मोड़कर आंखों में उमड़ते आंसुओं को पोंछने लगी। सुहा, राहीन को अपनी ज्यादती का शायद थोड़ा सा अंदाजा हो गया था। आपका ड्राइवर बाहर आपका इंतजार कर रहा होगा, मिस राहीन इब्राहिम खान। ये छोटे छोटे घर आपके शायाने शान नहीं, वो जहर में डूबे लहजे में बोली। लेकिन जैसे ही राहीन दरवाजा खोलकर बाहर निकली थी, उसकी सारी हिम्मतें जवाब दे गई थी। जिस्म गीली मिट्टी की तरह बेजान और ठंडा हो गया था। वो नीचे बैठती चली गई। सारा जीवन ही हार आए थे, एक लम्हा नहीं रुका हमसे। सुहा ने निकाह के कागजात पर तेजी से दस्तखत किए थे। जो होना था वो हो चुका था। उसने हजारों की मौजूदगी में नायल हसन अलवी को अपने शौहर की हैसियत से कबूल कर लिया था। हम दीवाने इस बेहिस और संगदिल वक्त के चंगुल में यूं महसूस हुए हैं कि कुछ याद नहीं, कि ये अनजान राहें अब कहाँ ले जाएंगी। न जाने किसकी लिखी इस नज्म को याद करते करते कितनी बारी उसका कलेजा मुंह को आया।
दिमाग ने कितनी ही बार इस फैसले को गलत करार दिया, लेकिन वो फिर भी भेंट चढ़ गई। थैंक यू सो मच सुहा। रायन की आंखों से कई आंसू टपके और सुहा की मेहंदी लगी हथेलियों पर फैल गए। सुहा ने सोचते सोचते नजरें उठाई। बहुत मुश्किल है अपनी मोहब्बत किसी और के हवाले करना। मुझे लग रहा है जैसे मेरे दिल के कई टुकड़े हो रहे हैं और हर टुकड़ा नायल हसन के पराये हो जाने पर दुहाइयां दे रहा है। मैंने तुम पर बहुत बड़ा एतबार किया है सोहा, प्लीज मेरे एतबार को कायम रखना और मेरी अमानत की हिफाजत करना। अब वो बाकायदा रोने लगी थी। सुहा ने तड़प कर उसे देखा था। 2 दिन से वो उसे ढंग से बात ही नहीं कर रही थी। अपने ऊपर हुए जुल्म का एहसास नश्तर की तरह दिल में उतरता जा रहा था। लेकिन मजलूम तो राहीन भी थी। कितनी शिद्दतों से चाहा था उसने नाइल हसन अलवी को, और अब उसे किसी और को सौंपने पर मजबूर थी। पिछले 7 महीनों से वो राहीन के जज्बे की शिद्दतों की खुद गवाह थी। वो गुनगुनाती तो नाइल हसन का नाम होता, वो ड्रेसअप होती तो उसकी पसंद के कपड़े जेबे तन करती। उसने गुफ्तगू के अंदाज तक बदल डाले थे। नाइल हसन को मेरा ये अंदाज बहुत भाता है। वो शायरी में सिर्फ इसलिए दिलचस्पी लेने लगी थी कि नाइल उसका दीवाना था। ये उसकी मोहब्बत की शिद्दतों की इंतहा थी। वो सर से पैर तक उसकी पसंद के सांचे में ढल गई थी। भला वो किस दिल से नाइल हसन को उसके सुपुर्द कर रही थी। सुहा के दिल के अतराफ में छाए गुस्से के कसीफ बादल छटने लगे। बेसाख्ताई उसने अपना हाथ राहीन के शाने पर रख दिया था। मैं अमानतों को बहिफाजत रखना जानती हूँ। जब एतमाद किया है तो मुकम्मल तौर पर करो। सुहा ने बड़े पुरअसर अंदाज में कहा। राहीन एकदम उससे लिपट गई थी। मैं मोहब्बत के मामले में बहुत खुदगर्ज हो गई हूँ सुहा। मुझे नायल हसन के अलावा कुछ याद नहीं। आज से 3 दिन बाद मैं भी एहतसाम मुराद की बना दी जाऊंगी। इसके बावजूद भी देखो, दिल सिर्फ उसी के नाम पर धड़कता है। काश मैं तुम्हारी जगह पर होती, काश कि करीम चाचा के घर पैदा होती, तो मेरे और नायल के बीच ये दूरियां तो ना होती। सुहा बस उसे देखती रह गई। आंसू तो अब उसकी आंखों में भी खुश्की ही हो चुके थे। एहसानों का बदला ही तो चुकाना है, तो फिर रो धो कर क्यों? सुकून और इत्मीनान के साथ हालात का जायजा लेते हुए क्यों नहीं? उसकी इतनी अचानक शादी पूरे बुरासी गांव के लिए अचंभे का बायस थी। बेटी से भी पहले मुंह बोली बेटी को रुखसत कर रहे हैं मियाँ जी। सुना है उनके दोस्त का बेटा है, गांव की सीधी सादी लड़की से शादी का ख्वाहिशमंद था। भला सुहा से ज्यादा खूबसूरत, नेक और पढ़ी लिखी लड़की उसे कहाँ मिलती? लड़के की माँ शायद कुछ बीमार है, इसलिए लड़के के बाप ने मियाँ जी इब्राहिम खान के सुपुर्द कर दिया है लड़के को कि लो जी तुम ही इसकी शादी कराओ। अब वलीमा शहर में बहुत धूमधाम से होगा। मियाँ जी ने पक्की कोठी करीम खान के नाम कर दी है। शादी वहीं से हो रही है। हाँ जी, दिल हो तो मियाँ जी जैसा। काश हमारी लड़की के सर पर भी मियाँ जी हाथ रख दे। गर्ज जितने मुंह थे उतनी बातें थी। पूरे गांव में यही बातें चकरा रही थी। पक्की कोठी में गांव वालों का तांता बना था। चलो एहसानों में ये कोठी भी शामिल हुई। अब कम से कम अम्मी अब्बा की बाकी जिंदगी तो सुकून से गुजर जाएगी। उसने सोचा था। फिर नायल हसन की सजी सजाई जीप में बड़े अरमानों के साथ अम्मी अब्बा ने उसे बिठाया था और रुखसती हो गई थी। रायन की जिद की है और मेरा ख्याल है कि तुम नुकसान में नहीं रहोगी, मियाँ जी ने चलते वक्त कहा था। उन दोनों को सफर करते 2 घंटे गुजर चुके थे। वो सुहा के जाने पहचाने रास्ते थे। पिछले 5 साल इन्हीं रास्तों पर भागते दौड़ते गुजरे थे। वो बदस्तूर खिड़की की तरफ मुंह किए डूबते सूरज पर नजरें गड़ाए बैठी थी। डूबते सूरज और ढलती शामों को इतनी महवियत से नहीं देखा करते। डर है कि ये कहीं तुम्हारे अंदर ना उतर जाए। नायल ने आखिरकार खामोशी को तोड़ा था। वो चौंक सी पड़ी। उम्मीद ही नहीं थी कि वो कुछ बोलेगा, और वो भी इतनी खूबसूरत बात। नस्र में की गई शायरी उसकी कमजोरी थी। दिल ना चाहते हुए भी उसने नायल हसन का बगौर जायजा ले लिया। बड़ा फ्रेश नजर आ रहा था। इसके चेहरे पर गम का कोई शायबा तक न था, या फिर वो गम को छुपाने का सलीका रखता था। बड़ी देर बाद ख्याल आया मुझ गरीब पर एक नजर डालने का। वो शौकी से मुस्कुराता हुआ बोला, देखो, खूब गौर से देखो, आखिर को शौहर नामदार हूँ तुम्हारा। एक सेकंड को उसका दिल चाहा कि कह दे कि सिर्फ नाम के, लेकिन न जाने कैसी कैफियत हो रही थी, बात करने को दिल ही नहीं चाहता था। वो ठस सी बनी बैठी रही। आप जिस माहौल में मेरे साथ जा रही हैं वो बिल्कुल नया होगा आपके लिए। हमारी फैमिली में मम्मी डैडी के अलावा छोटी बहन अमल हसन अलवी है। सभी बहुत एडवांस और खुले जहन के मालिक हैं। घूमना फिरना, पार्टीज अटेंड करना, क्लब जाना, ये सब हमारी फैमिली के रोजमर्रा के कामों का एक हिस्सा है। आप बिल्कुल मुख्तसर नेचर के मालिक हैं, इसलिए आपको पहले से ये सब बताना ज़रूरी है। आप फ़िक्र ना करें, मैं एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ और मेरे अंदर हर तरह के माहौल में जज़्ब होने की सलाहियत भी है। बिलाखिर उसने लब खोले। उन लोगों को यही मालूम है कि आप इब्राहिम खान की बेटी और मेरी महबूब हस्ती हैं। नायल हसन ने उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर अपनी बात जारी रखी। मैंने चूंकि राहीम का नाम उनके सामने कभी नहीं लिया, इसलिए आप बआसानी अपना असली नाम उन्हें बता सकती हैं। हाँ, इसमें तब्दीली अब ये आएगी कि आपको इब्राहिम खान की बोली बेटी कह दिया जाएगा, और इसमें कोई झूठ भी नहीं।
मेरी शादी के कार्ड छप चुके थे, सिर्फ दुल्हन के नाम की जगह खाली रखी गई थी। डैडी मम्मी को पक्का यकीन था कि कोई भी जमींदार किस्म का आदमी अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे इस सूरत में हरगिज ना करेगा जब तक उन लोगों का साथ मुझे हासिल ना हो। नाकामी की सूरत में ओज के साथ मेरी शादी तय थी। हाँ, अब मैंने उन्हें फोन कर दिया है और कह दिया है कि मैं शादी करके आपको लेकर आ रहा हूँ। बहरहाल ये उन लोगों के प्लान के ऐन खिलाफ है, इसलिए हो सकता है कि कुछ लोगों के का भी आपको सामना करना पड़े। वो बड़े धीमे और मुलायम लहजे में अपनी बात समझा रहा था। सुहा ने उसे चौंक कर देखा। लो, अब एक नई दर्द सरी भुगतो। तो फिर इस सिलसिले में आपके क्या अहकामात हैं? उनके दिल भी जीतने की कोशिश करूं? वो बड़ी तल्ख लहजे में बोली थी। वो कुछ बोला नहीं था, बस उसकी तरफ देख कर रह गया था। जवाब में सुहा ने भी खामोशी की चादर को अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह लपेट लिया था। कभी कभी वो इतना ख्याल रखता है, जरा जरा सी तमन्ना संभाल रखता है। उसे निहायत सजा सवार कर नाइल हसन की ख्वाबगाह में पहुंचाया गया था। घर से रुखसती के वक्त उसने सफर का ख्याल करके आम सा लिबास ही पहना था। न कोई जेवर था और न जहेज, और उसे कोई खास परवाह भी नहीं थी। कुछ ही दिन तो इन लोगों के साथ गुजारने थे। यहाँ उसका कोई खास पुरजोश इस्तकबाल भी नहीं हुआ था। सभी लोग अपने अपने कमरों में थे। नाइल उसे लेकर सीधा मम्मी डैडी की ख्वाबगाह में पहुंचा था। डैडी का अंदाज लिए दिए वाला था, जबकि मम्मी ने काफी तफसीली जायजा लिया था। अजीब सी तेज चुपकी हुई नजरें थी, यूं जैसे एक्सरे कर रही हो। फिर अमल हसन से मुलाकात हुई। छोटे छोटे स्टेप में सेट बाल और टाइट शर्ट और जींस में मलबूस लड़की उसके गले आ मिली, लेकिन मिलने में खुलूस कम और बनावट ज्यादा थी। फिर मम्मी के ही हुक्म पर अमल ने उसे तैयार किया था। बड़ा हसीन सा कंट्रास्ट वाला ब्राइडल सूट उसे पहनाया था। सुहा का चमकता चेहरा माहौल को उजाले की नवीद देता महसूस हो रहा था। उसके लंबे स्याह बाल खुले तो अमल को महसूस हुआ जैसे वो मौसमों से मेल मिलाप बढ़ा के बरसने की तैयारी कर रहे हो। क्या तुम्हारे पेरेंट्स इस शादी के लिए आखिर तक राजी नहीं हुए थे? अमल हसन ने उसके बालों को खुला छोड़ दिया। नहीं तो, वो चौंक पड़ी। ये अंदाजा कैसे लगाया? ऐसी बेसरो सामानी में दूल्हा दुल्हन को जो जो भी देखेगा यही सोचेगा। वो सुहा के खाली हाथ रुखसती पर वाज़ेह तौर पर चोट कर रही थी। जहेज वगैरह की तैयारी पर थोड़ा वक्त तो लगता है, और यहाँ तो सिर्फ 2 दिन का शॉर्ट नोटिस दिया गया था। बस जल्दी जल्दी में कुछ कपड़ों का ही बंदोबस्त हो पाया। वो बड़ी सहूलत और नरमी से समझा रही थी। अब इन लोगों के साथ न जाने कितना वक्त गुजारना पड़े। वो अपनी तरफ से कोई मसला पैदा करना नहीं चाहती थी। वैसे तुम्हारे ये इतने घने बाल तुम्हारे हुस्न में बेपनाह इजाफा करते हैं। मेरा ख्याल है नायल इन्हीं पर मर मिटा होगा। वो सताइशी नजरों से उसके बालों का जायजा लेती हुई बोली। सुहा को अजीब सा महसूस हुआ। वो नायल हसन का जिक्र बड़े भाइयों की तरह नहीं बल्कि दोस्तों की तरह कर रही थी। शायद ये भी उनकी तहजीब का एक हिस्सा है। वो उकता कर खिड़की पर जा खड़ी हुई। उसे तैयार करके अमल हसन कब की जा चुकी थी। चौदहवीं के चांद को करार नहीं था। वो मचल मचल कर अपनी तजल्लियां बिखेर रहा था। देखते ही देखते उसने जरा सा झुककर बादलों की बाहों में पनाह ले ली और उसकी आरज़ी आगोश में जाकर पुरसुकून हो गया। आह, ये आरज़ी पनाहगाहें! कोई इन आरज़ी पनाहगाहों में जाकर कैसे मुतमईन और पुरसुकून रह सकता है? इतना सीरियसली क्या सोचा जा रहा है? 2 गरम-गरम हाथ उसके आरिज़ों पर आकर ठहर गए। वो उछल पड़ी थी। नाइल हसन अलवी न जाने कब दबे पांव उसके पीछे आ खड़ा हुआ था। ये शख्स कौन सी किस्म की वफाएं निभा रहा है? कल तक राहीन का दम बढ़ता था, आज उसकी सोच इसके आगे परवास ना कर पाई, क्योंकि वो उसके भारी दुपट्टे को बड़ी नरमी से जिस्म से अलहदा कर रहा था। वाओ! तो आज ये कयामत बर्पा करने के लिए खुल ही गए। लगता है मुझ पर बिजलियां गिराने का पूरा इंतजाम है। नायल की नजरें उसकी जुल्फों के पेचो-खून में उलझ सी गई थी। सोहा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बस वो हाथ उठाकर नहायत सर्द लहजे में बोली, मैं बेहद थकावट महसूस कर रही हूँ, इसलिए लिबास तब्दील करके आराम करूंगी। आप भी सिर्फ यही काम करें तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। क्या मतलब? नायल हसन की आंखों में पहले हैरानी फिर सख्ती दर आई। वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। वो इत्मीनान से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं राहीन नहीं हूँ, सोहा हूँ, सोहा। फिर बड़ी तेजी के साथ ही उसने अपने आप को ख्वाबगाह से मुल्हिक ड्रेसिंग रूम में मुकीद कर लिया था। ये वाहिद पनाहगाह थी जो उसने लिबास की तब्दीली के दौरान से नजर में रखी थी। वो यहाँ तक तो राहीन और नायल हसन का साथ देने को राजी हो गई थी, लेकिन मजीद कुर्बानी देने को तैयार नहीं थी। यूं भी किसी की अमानतें चाहे कितनी ही पुरकशिश और दिलकश क्यों ना हो, फासले पर रखी जाती है। सुबह वो इस वसी और अरीज कोठी में अकेली ही चकराती फिर रही थी। ढेरों कमरों
कुशादा लॉन पर मुश्तमिल ये कोठी बहुत खूबसूरती से आरास्ता की गई थी। घर में काम करते सभी नौकर सफेद वर्दियों में मलबूस मुख्तलिफ काम करते नजर आए। दिल पर अजीब सी वीरानी और वहशत का राज था। रात का काफी हिस्सा जागते हुए गुजरा था। वो कमरा जिसमें उसने रात गुजारी थी शायद कोई स्टोर रूम के बतौर इस्तेमाल होता था। बहुत से कपड़ों की बनी अलमारियां वहां नजर आईं। नायल के पुराने कपड़े भी जमा नजर आए। न बिस्तर था न तकिया। ऊपर से नायल हसन ने कई बार दरवाजा खटखटाकर उसे डिस्टर्ब भी किया था। अब अगर रात उसमें गुजारनी है तो कुछ जरूरत का सामान वहां पहुंचाना पड़ेगा। सोचते सोचते उसने नजर उठाई तो कुशादा दो हिस्सों में बटा लॉन उसे अपने सामने फैला नजर आया। कोठी के चारों तरफ फैला ये वसी और अरीज लॉन सिर्फ दरमियान में से एक कार के गुजरने का रास्ता देता था, और फिर ये लंबा रास्ता सीधा दाखिली गेट तक पहुंचता था। राइन की पसंद के मामले में मुदाखलत करके मियाँ जी ने गलती की। इस सिलसिले में राइन का इंतखाब बिल्कुल सही था। नायल हसन इमारत में किसी तौर मियाँ जी से कम नहीं था। खैर, अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। अब सिर्फ 2 दिन बाद राहिन की शादी एहतिसाम मुराद से हो जाएगी, और फिर वो बहुत जल्द उससे अलहदगी इख्तियार करके इस घर में आ जाएगी। फिर आखिर वो दोनों सब लोगों से क्या कहेंगे? उसे अचानक ही ख्याल आया था, और नायल हसन गालिबन इसीलिए इत्मीनान से भी है। रायन के दूरी का गम को दूरी का कोई गम नहीं, क्योंकि वो जानता है कि वो जल्दी उसके पास आ जाएगी। तो आखिर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश क्यों कर रहा है? उसके दिमाग में उलझनों के ढेरों कांटे उगने लगे। उसकी तेज नोकें दिमाग में चुभ रही थी। उसने उन्हें उखाड़ने की एकदम कोशिश की। इस मसले को अब कोई न कोई हल निकाल ही लेंगे। उसने जैसे खुद को डांटा, अरे तुम इतनी सुबह सुबह जाग गई? लॉन में तेजी से चहलकदमी करती उसे मम्मी नजर आई। जी, मैं भी वॉकिंग के ख्याल से आई थी। उसे फौरी यही बहाना सूझा। दैट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। तुम्हारी बॉडी फिटनेस की शायद यही वजह है। एक बार फिर उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक उसका जायजा लिया था। नायल उठ जाए तो उसको साथ लेकर मार्केट हुआ। शाम को तो रिसेप्शन पार्टी है, तुम लोग उसमें बिजी हो जाओगे। इनफैक्ट 5 बजे ब्यूटी पार्लर तैयार होने के लिए जाना है। तुम्हारा रिसेप्शन का नया ड्रेस तैयार होकर वहीं पहुंच गया है। ये सब क्या हो रहा है? वो खौफजदा सी हो गई। अब वलीमा होगा। दुनिया के सामने उस शख्स की दुल्हन बनकर बैठो जिससे कोई ताल्लुक नहीं रखना। अब इस वक्त मार्केट जाकर क्या करूंगी? उसके चेहरे पर अजीब सी बेजारी थी। अपने लिए कुछ अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीद कर लाओ। ज्वेलरी, मेकअप का सामान, 1000 जगहों से इनविटेशन आएंगे और तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। वो नाकदाना अंदाज से उसके मामूली से सूट का जायजा लेती हुई बोली, तुम दोनों ने इतनी जल्दबाजी में ये शादी की है कि तुम्हारे पास ढंग के कुछ लिबास भी नहीं है। सुहा के खून में बेइज्जती के एहसास ने गरम गरम लहरें दौड़ा दी, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। उम्र और रिश्ते के लिहाज से वो उसके लिए काबिले एहतराम थी। मैं नाश्ते के लिए तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ। नाइल को जाकर उठाओ। मजबूरन उसे वापस उसी कमरे में लौटना पड़ा। वो स्लीपिंग सूट पहने अब तक सो रहा था। एसी ने कमरे को यकबस्ता कर रखा था। खिड़कियों पर पड़े दबीज पर्दों ने कमरे में अंधेरा सा फैला रखा था। वो दबे कदमों से उसके नजदीक पहुंची थी और फिर देर तक खड़ी ये सोचती रही थी कि उसको कैसे उठाए। वो सोते हुए कितना मासूम लग रहा था। बेहद घने उलझे बाल, पुरगरूर ऊपर को उठी नाक और बेहद खिलती कदरे गुलाबी माइल रंगत। उसे बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि वो खतरनाक हद तक वजीमर था, और उसके साथ रहकर उसे दूरी इख्तियार किए रहना बहुत ही मुश्किल काम था, वो भी इस सूरत में जब कुर्बत दिन रात की हो और वो मुसलसल सुहा को अपनी जानिब मायल करने की कोशिश कर रहा हो। सुहा में उसके नजदीक जाकर उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन वो दूर भी न जा सकी क्योंकि नायल उसे एक झटके से अपनी जानिब खींच चुका था। सिर्फ एक लम्हे के लिए उसके हवास साथ छोड़ गए, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसकी कुव्वत मुदाफियात जाग उठी। छोड़ दीजिए मुझे। वो कुछ इतनी शिद्दत और वहशत से अपने आप को छुड़ा रही थी कि एक सेकंड के लिए नायल भी हैरान रह गया। सोहा, सोहा, क्या हुआ है? मैं जानता हूँ कि तुम इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। रात भी तुमने तमाशा करके मुझे परेशान किया। वी आर मैरिड डियर। वो नरमी से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। दूर बैठकर बात करे मुझसे। गिरफ्त कमजोर होते ही वो उछलकर सोफे पर जा बैठी थी। डोंट टच मी, ओके? वो अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए तन्वी के अंदाज में हाथ उठाकर बोली, बट वाई? लेकिन क्यों? उसके चेहरे पर खशूनत छा गई थी। तभी बड़े जोर से बजर बजा था। उफ! दुनिया इधर की उधर हो जाए मगर मम्मी का ब्रेकफास्ट 8:30 पर रेडी होगा और सबको उसी वक्त उठकर डाइनिंग रूम में जाना होगा। वो जैसे कर रहा था और फुर्ती से उठकर बाथरूम का रास्ता लिया था। नाश्ते के बाद मार्केट चलेंगे, तैयार हो जाओ। वो उसके नजदीक आया तो एक लम्हे के लिए रुका। जहां तक टच करने का ताल्लुक है तो वो तो मैं करता रहूंगा। वो उसके गुलाबी आरिज़ों पर उंगली लगाता हुआ बोला। बड़ा शरारती अंदाज था। वो पेचो ताप खा कर रह गई। तुमसे मंजिल का नहीं, रिश्ता सफर का है मेरा। ध्यान जाता ही नहीं है तुम्हें पाने की तरफ।
जिंदगी बज़ाहिर एक पुरसुकून जेल के मानिंद हो गई थी। राहीन की भी शादी हो गई थी। सभी लोगों के पुरज़ोर असरार के बावजूद उसने इस शादी में शिरकत नहीं की थी। नायल हसन ने सख्ती से इस शादी में शरीक होने से इनकार किया था। उस दिन वो सुबह से ही बेहद पजमुर्दा था। उसे इस हद तक खामोश और रंजीदा देखकर सुहा को अजहद तकलीफ महसूस हो रही थी। कहाँ पिछले 3 दिनों में अपनी शरारतों से उसने सुहा को आजिज़ करके रख दिया था। खासकर वलीमा वाली रात तो 5 स्टार होटल में अरेंज इस पार्टी में वो अज़हद चहकता फिर रहा था। खुद वो इतनी हसीन दुल्हन बनी थी कि हर नज़र उस पर पड़ती तो लम्हों तक हटना भूल जाती। गहरे पर्पल कलर का के सूट में स्टार डायमंड का हसीन और शुआएं बिखेरता सेट पहने वो पहली नज़र में पहचानी ही नहीं जा रही थी। लाइट ग्रे थ्री पीस सूट में मलबूस नाइल हसन अलवी उसके नजदीकी सीट पर विराजमान था। दोनों स्टेज की तेज रोशनियों की जद में थे। यार ये इतनी हसीन परी कहाँ से उड़ा लाए? नायल के दोस्त बाआवाज बुलंद सुहा की तारीफ में रद्दुल लिसान थे। ये हमेशा किस्मत का धनी रहा है, हमेशा परियों के दरमियान राजा इंदर ही बना रहा है। कोई नजदीकी दोस्त उस पर रश करते हुए बोला, अरे आहिस्ता बोलो यार। नायल उसके मुंह पर हाथ रखता हुआ बोला, नई नई शादी है, बीवी के सामने बनी रेपुटेशन क्यों खराब कर रहे हो? सुहा के दिल को न जाने क्या होने लगा। हर आने वाला शख्स उसे मुबारकबाद देता था कि वो बेहद खुशकिस्मत है, उसने नायल हसन को पा लिया। उसे सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे वो वाकई में उसे हासिल कर चुकी हो। और जब नायल उसे अपने नजदीक करके मुख्तलिफ पोज देकर फोटो खिंचवाने लगा तो वो एक बार भी उसे ना रोक सकी। शहरज़दा सी खड़ी रही। फिर अम्मी अब्बा मियाँ जी गांव के बहुत से मुअज़्ज़िज़ सरदारों के साथ आ गए। अम्मी अब्बा के आने से दिल को तकवीत मिली थी, लेकिन मियाँ जी के आने से उसकी इज्जत में एकदम इजाफा हो गया था। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेर कर नायल की मम्मी डैडी की मौजूदगी में एक खती रकम का चेक भी दिया था। रुखसती के वक्त हम कुछ नहीं दे सके थे, इसलिए इस वक्त खुसूसी तौर पर ये चेक हमारी मुंह बोली बेटी के लिए है, उन्होंने नायल हसन से कहा था। वो इस माहौल से और नायल हसन के वालिदैन वगैरह से खासे मरूब नजर आ रहे थे। इतनी बड़ी रकम, सुहा का सांस रुक गया। अब उसके बदले न जाने क्या वसूल करेंगे। अब ये रकम नहीं, किसी सूरत नहीं। फिर अल्लाह ने उसकी ये ख्वाहिश भी नायल के जरिए पूरी करा दी। मियाँ जी के वक्त रवानगी पर उसने चेक वापस करते हुए कहा था, मियाँ जी, आप लोगों के एहसानात बहुत हैं हम दोनों पर। यकीन जाने सुहा को अब इस पैसे की जरूरत नहीं। वो इतनी मतानत और संजीदगी से कह रहा था कि सुहा उसे बस देखती रह गई। वो अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना अच्छी तरह से जानता हूँ। मियाँ जी को इस पुरजोर असरार के बाद चेक वापस लेना पड़ा था। अम्मी अब्बा तो सुहा की इस शान शौकत को देखकर इतने मसरूर और शादा थे कि उन्होंने सुहा को ससुराल में रोक लेने पर भी ज्यादा एतराज नहीं किया। वो बहुत ही मुतमईन होकर वापस गए थे और अब वो उसे चुपचाप देखकर एक अजीब सा दर्द महसूस कर रही थी। इस मुख्तसर से अरसे में वो दिल के न जाने कौन कौन से कोनों खदरों में चुपके चुपके नकब लगाए जा रहा था। वो सरासीमा सी होकर जब ये सोचती कि उसे कुछ वक्त गुजार कर यहाँ से चले जाना है तो दिल धड़क धड़क कर बदहवास कर देता। वैसे उसने अपने मोहतात रवैये को बरकरार रखा था। उसने पहली रात वाले छोटे से कमरे को अपनी मर्जी से इस हद तक सेट कर लिया था कि बाकी रातें सुकून से गुजारी जा सके। इस हद तक असर लेने की क्या ज़रूरत है? कुछ ही दिनों की तो बात है। जब उससे बर्दाश्त ना हुआ तो बेसाख्ता कह उठी। राहीन की शादी को 2 दिन गुज़र चुके थे। अम्मी-अब्बू ने फ़ोन पर बताया था कि वो रुखसत होकर हसनपुर जो गई थी तो अभी तक वापस नहीं आई। तुम दोनों सहेलियों के अंदाज़ ही निराले हैं। तुम भी ससुराल से ना आई और वो भी रुखसती के बाद से वापस नहीं आई। अम्मी का शिकवा भी बजा था। अब प्लीज़ उठ भी जाएँ। नाइल की पजीमुर्दगी उसे सही नहीं जा रही थी। जैसा आप दोनों चाहते हैं ऐसा ही होगा। चलिए बाहर कहीं घूमने चलते हैं। थोड़ा फ्रेश महसूस करेंगे। वो नायल की हालत के पेश नज़र मुसालिहत के मूड में थी। तुम्हें मेरी फ़िक्र कब से होने लगी? तुम जाओ और अपने अंदर वाले कमरे में सो जाओ। मैं मरूँ या जीऊँ तुम्हें क्या मतलब? वो नाराज़गी से कह रहा था। लेकिन सुहा बुरा माने बगैर उसे तमाम दिन की रिपोर्ट देने लगी। आपको मालूम है, आज ओज भी मुझसे मिलने आई थी। अमल बता रही थी कि वो भी आप में बहुत इंटरेस्टेड थी। वो उसका ज़हन हटाने की कोशिश करने लगी। हाँ, न जाने उसका दिमाग कहाँ था। बेध्यानी में ही सुहा की शक्ल देखने लगा। वो 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 भी अभी-अभी नहा कर निकली थी। गीले बालों और रात के नाइट ड्रेस के साथ नायल को ऐसे खामोश लेटे देखा तो उसकी तरफ खींचती चली आई। सोहा प्लीज मेरे पास आओ, कम से कम आज की रात मुझे तन्हा छोड़कर मत जाओ। मेरे इर्द गिर्द स्याह रात किसी तारीकी है, मुझे लग रहा है जैसे मैं इसमें डूब रहा हूँ, गर्क हो रहा हूँ। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे थाम लो। कैसा दर्द में डूबा लहजा था। वादे की जंजीरें सुहा के इर्द गिर्द से टूटने लगी। ये एहसास ही
एहसास कि वो किसी और का है, फलक बोस इमारत की तरह जमीन पर आ रहा। वो सारे आशिकी के किस्से जो नायल के मुतालिक राहीन सुनाया करती थी और जो उसे अपने और नायल हसन के बीच ठोस चट्टानों की तरह लगा करते थे, पलक झपकते ही रेजा रेजा होकर हवा में तहलील हो गए। वो नायल हसन की जानिब ऐसे बढ़ी थी जैसे हिप्नोटाइज हो गई हो और उसकी फैली हुई बाहों में समा गई थी। नायल हसन सिर्फ मेरा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। राहिन की ये बात जरा देर बाद जहन के उफक पर बिजली की तरह चमकी और उसके हवासों पर गिरकर जैसे होश की दुनिया में ले आई। दिल के अंदर न जाने क्या कुछ टूट गया। फिर सुपुर्दगी का क्या मतलब? नायल हसन मेरा हो ही नहीं सकता। फिर जुनून भरे अंदाज में उसने अपने आप को छुड़ाया था और दौड़ती हुई अपने उस मुख्तसर सी पनाहगाह में दाखिल हो गई थी। ये कैसा तिलस्म था? पूरे रगों पैर में आग दौड़ गई थी। बड़ी देर बाद वो इस कैफियत पर काबू पाई थी। अगले पूरे दिन वो नजर ही नहीं आया। तमाम दिन अजीब अजीब से ख्यालात उसे परेशान करते रहे। रात जब 12 बजे के करीब उसकी शक्ल नजर आई तो उसने शुक्र का कलमा पढ़ा था। उससे कोई भी बात किए बगैर वो लिबास तब्दील करके सोफे पर जाकर लेट गया। तुम मेरी जिम्मेदारी और ख्वाहिश पर इस घर में आई हो, इसलिए मुसीबतें उठाकर उस स्टोर रूम में बंद होने की जरूरत नहीं। वो दूसरी तरफ मुंह किए बोल रहा था। ये बिस्तर खाली पड़ा है, यहाँ आराम से लेटो, मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। इतनी नफरत के इजहार के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हारी तरफ पेशकदमी करूं। वो सुन होते वजूद के साथ उसकी बातों पर चुपचाप गौर करती रही, फिर जहाजी साइज बेड पर आकर खामोशी से लेट गई। न जाने क्यों इस बार एतबार आ गया था कि वो सच बोल रहा है। फिर बड़े उकता देने वाले दिन और रात गुजरने लगे। नाइल हसन ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। सुबह सवेरे ही निकल जाता, 5 बजे तक उसकी वापसी होती, तब थोड़ी देर वो आराम करता, फिर 8 बजे दोबारा तैयार होकर क्लब चला जाता। उसने सुहा से उस दिन के बाद बातचीत बिल्कुल बंद कर दी थी। कोई बहुत जरूरी बात होती तो दोनों आपस में मुखातिब होते। उस दिन ऑफिस से आते ही न जाने किससे इतनी लंबी फोन पर बात हो रही थी। सोहा दूसरी बार उसे बुलाने आई। ओज, शाम को क्लब में सबको पार्टी दे रही है, मुझे इनवाइट कर रही थी। वो चाय के साथ कुछ स्नैक लेता हुआ मम्मी से बोला, सोहा को भी साथ ले जाओ, तमाम दिन घर में बोर होती रहती है। इसे कहीं जाने का शौक ही नहीं है, वो लापरवाही से कहता उठ गया। नायल पहले कभी क्लब में रात 12 बजे तक नहीं रहता था। मम्मी परेशान नजरों से सोहा को देखकर बोली, हमने बच्चों को आजादी जरूर दी, मगर एक हद तक। मैं ओज को पसंद करती हूँ, उसे बहू की शक्ल में देखने का अरमान था मुझे, मगर अब जबकि तुम उसकी जगह ले चुकी हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसे ओज से ज्यादा घुलने मिलने से रोको। दोनों हरदम साथ देखे जा रहे हैं, पूरे सर्कल में मौजूए गुफ्तगू बने हुए हैं। बेटा, मामला क्या है? डैडी अखबार बंद करते हुए बोले, लव मैरिज करने वालों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग अक्सर देखी जाती है, वो तुम दोनों के दरमियान कतई नजर नहीं आती। मेरे मना करने के बावजूद नायल ने इतनी जल्दी ऑफिस ज्वाइन कर लिया, तुमको कंपनी देता वो नजर नहीं आता। हम दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे। सोहा हरासा सी बैठी रह गई। लो, अब इस मरहले से भी गुजरो। फौरन समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। कुछ खास नहीं डैडी, मेरा और आप लोगों का माहौल और कल्चर काफी मुख्तलिफ है। मुझे इसमें मदगम होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन नायल इस बात को समझ नहीं पा रहे, इसलिए जरा मूड ऑफ कर रखा है। वो बहुत नाप तोल कर एक एक लफ्ज अदा कर रही थी। बहुत देर मत लगा देना, कहीं ऐसा ना हो कि वो आगे निकल जाए और तुम रास्ता ही ढूंढती रह जाओ। वो क्या कहती, चुपचाप उन्हें देखती रही और फिर उठकर कमरे में चली आई। भला औज में ऐसा क्या था? आम से नुकूश की दरमियाने कद की लड़की, अलबत्ता स्टाइलिश थी, जिसकी वजह से एकदम नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी। सोहा और उसकी एक दो बार ही मुलाकात हुई थी। बड़ा उखड़ा उखड़ा लहजा था। खुद सोहा ने भी उससे ज्यादा बात करनी पसंद नहीं की थी। कैसा फ्लर्ट नेचर का आदमी मिला है। पहले राइन से मोहब्बत का दावा किया, 2 दिन उसके जाने का गम मनाकर सोहा की तरफ लौट आया, और जब सोहा ने भी मायूस किया तो ओज की तरफ दौड़ पड़ा। गुस्से में टहल टहल कर वो अंदर का दबा गुस्सा निकाल रही थी। ये राहिन ने मुझे कहाँ फंसा दिया, खुद जाकर खबर नहीं ली, एक फोन भी नहीं कर सकती थी क्या? खुद अपना फोन खराब कर लिया है, मैं बात ही नहीं कर सकती। भला इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि जिस राहिन के लिए मैं इस कदर कुर्बानियां दे रही हूँ, नायल उसको मिले ही नहीं, ओझले उड़े। इस ख्याल के आते ही वो अजहद बेकरार हो गई। दूसरे ही लम्हे वो एक फैसला कुन नतीजे पर पहुंच चुकी थी। हाफ आस्तीनों की शर्ट के साथ उसने स्लिट्स वाली एक स्कर्ट निकाली थी। ऐसी बेशुमार ड्रेसेस नायल ने उसे शॉपिंग के दौरान दिलाई थी। नायल हसन को हर सूरत में वापस लाना है। ओज के ओज उसके किए पर पानी नहीं फेर सकती। जब कभी खुद को ये समझाऊं कि तू मेरा नहीं, दिल में कोई चीख उठता है, नहीं ऐसा नहीं। कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली के दूसरे जानिब कोई रास्ता नहीं।
नायल, रात के 12 बज रहे हैं, बस अब चले वापस। वो बड़े एतमाद से नायल हसन के शाने पर हाथ रखे कह रही थी। नो डियर, अभी टाइम ही कितना हुआ है, हम अभी रुकेंगे। जिसको जाना है जाए। ओज बड़े नाज से दिलरुबाई से नायल को रोक रही थी। मम्मी डैडी कार ले गए हैं, ये कैसे मुमकिन है कि मैं इतनी रात गैर टैक्सी करके चली जाऊं। सोहा बड़ी शश्ता इंग्लिश में कह रही थी। इंग्लिश इस माहौल का एक हिस्सा थी और वो किसी भी सूरत में अपने आप को कमतर दिखाना नहीं चाहती थी। उसे इस लबो लहजे में मुकम्मल कुदरत हासिल थी और ये कुदरत भी उसे राहीन के बदौलत ही मिली थी। उन्होंने मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर अंग्रेजी स्पीकिंग पावर को बढ़ाने के लिए ज्वाइन किया था। इतनी जल्दी क्या है, चलते हैं। नायल हसन ने उसके आरिज़ों को थपथपाते हुए लापरवाही से कहा। ओज के चेहरे पर खुशियों के रंग वाज़े तौर पर झलकने लगे। नहीं, अब चलिए, मैं बहुत थकावट महसूस कर रही हूँ। सुहा जिद्दी लहजे में बोली थी। उसे किसी तौर ओज के मुकाबले में पसपाई मंजूर नहीं थी। आज उसका मूनलाइट क्लब में पहला दिन था। जरूरी बिजनेस मीटिंग्स, लेन देन के लिए यही जगह मुंतखब थी। शहर के रईस मनचले भी मनोरंजन के लिए इसी क्लब का रुख करते थे। ऑर्केस्ट्रा के नए नए प्रोग्राम हर वीकेंड पर पेश किए जाते, इसलिए आम दिनों के मुकाबले में इस दिन ज्यादा रश होता। नायल हसन का अब रोज का ये मशगला था। सुहा अलबत्ता आज पहली बार आई थी। डैडी मम्मी के साथ वो काफी देर तक तारुफी मरहले से गुजरती रही, लेकिन मुतलाशी नजरें नायल को ढूंढ रही थी और जब वो नजर आया तो दिल पर जरबे सी लगने लगी। वो कई लड़कियों के साथ था। आज तो तकरीबन उसके सामने पर झूल रही थी। सोहा पर नजरें पड़ी तो उसके ज़हीन शोक आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। आई कांट बिलीव, मैं यकीन नहीं कर सकता कि सोहा क्लब में आ गई। गर्ल्स, मेरी वाइफ से मिलो, किसी प्रिंसेस की तरह लग रही है। वो सभी को मुतवज्जो करके उसका तारुफ कराने लगा। हाँ, तुमसे शादी करके तो प्रिंसेस ही बन गई है, वरना पहले तो बेचारी एक देहातन ही थी। ओज तमस्कुराना लहजे में कह रही थी। प्रिंसेस हर जगह प्रिंसेस ही रहती है, चाहे वो शहर में रहे और चाहे देहात में। वो एक शाने बेएतनाई से उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई। फिर हर नजर ने उसे सराहा था, उसकी तारीफ की थी और वो खुद भी तो जल्द ही सब में घुल मिल गई थी। मम्मी डैडी 11 बजे तक मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करके वापस जा चुके थे। 12 बजते बजते वो इस माहौल से उकताने लगी, इसलिए बजिद थी कि नायल हसन अब चलने की तैयारी करे। ओके, चलो फिर चलते हैं। वो न जाने कैसे राजी हो गया। ओज चलो, तुम्हें घर पर ड्रॉप करते जाएंगे हम। ओज का मूड सख्त ऑफ हो गया था। थोड़ी देर पहले की ताबनाकी मफकूद थी। वो मरे मरे कदमों से ही क्लब के बाहर आई थी। फिर न जाने किस ख्याल के पेश नजर कार की फ्रंट सीट का दरवाजा खोल कर बैठ गई। सोहा खौल कर रह गई। जाहिर है ड्राइविंग सीट नायल हसन को ही संभालनी थी। वो सोहा की मौजूदगी में आगे बैठकर उसे गोया ललकार रही थी। आप पीछे की सीट पर आराम से बैठे, ड्राइविंग मैं करूंगी। दांत भींचते हुए उसने ओज पर एक नजर डाली थी और कार की चाबी नायल के हाथ से ले ली थी। इससे पहले कि ओज कुछ समझ सके, वो ड्राइविंग सीट संभाल कर कार स्टार्ट कर चुकी थी। ओज ने हक्का बक्का होकर उसे देखा था, फिर तमस्कुराना मुस्कुराहट से बोली थी, तुम्हें ड्राइविंग आती भी है? मैंने मुख्तलिफ ड्राइविंग के मुकाबलों में हिस्सा लिया है और एक मुश्ताक ड्राइवर तस्लीम की गई हूँ। सुहा बड़ी तेजी से मोड़ काटती हुई बोली, ओके, फिर थोड़ी देर को कार रोको, मैं पीछे की सीट पर नायल के साथ बैठूंगी। तुम अपना ड्राइविंग का शौक आराम से पूरा करती रहो। जवाब में सोहा ने कार की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ा दी थी। ओज की चीखें निकल गई थी। अलबत्ता नायल हसन आराम से मुस्कुराता पिछली सीट पर लेट गया था। सुनो, जब घर पहुंच जाओ तो मुझे उठा देना, मेरा मरने का प्रोग्राम नहीं है अभी। ओ जब कुछ सहम गई थी। क्यों, नायल के साथ सिर्फ ऐश कर सकती हो, मर नहीं सकती? सोहा की मुस्कुराहट बड़ी दिल जलाने वाली थी। काबिले एहतराम खवातीन, मैं कतई दखल अंदाजी नहीं कर रहा। आप दोनों मेरे लिए झगड़ा जारी रखें। जब किसी फैसला कुन नतीजे पर पहुंच जाए तो मुझे खबर कर दें। वो होठों में अपनी हंसी दबाता हुआ बोला। सुहा ने सख्ती से होठों को भींच लिया। आखिर उसे हो क्या रहा था? जब नायल उसका था ही नहीं, राहीन का हासिल होने वाला था, तो वो क्यों इतनी फिक्रमंद थी? जाए मरे कहीं भी, किसी से भी फ्लर्ट करे, चाहे ओज हो या कोई और, उस पर क्या फर्क पड़ता है? लेकिन दिल था कि मुसलसल उसके ख्यालात की नफी कर रहा था। नायर का किसी और के नजदीक जाना उसके दिल में शिगाफ से डाल रहा था। जब तक मैं इसकी बीवी की हैसियत से मौजूद हूँ, इसे किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। ये उसकी बेइज्जती है। उसके दिल ने दिमाग को बहलावा दिया। बकवास, दिमाग ने झिड़क दिया। बात बेइज्जती की नहीं है। असली में तुम उसे शिद्दतों से चाहने लगी हो। इसलिए जब वो किसी लड़की से बात करता है तो अंगारे तुम्हारे इर्द गिर्द रक्स करने लगते हैं और उनकी तपिश तुम्हारे चेहरे को झुलसाने लगती है। क्यों? तुम्हारा दिल चाह रहा है कि तुम उसकी गर्दन ही दबा दो। क्यों? क्यों? और ओज उसे घर का एड्रेस समझा रही थी और वो इस क्यों में उलझ गई। अब उसका रोजाना का रूटीन ही तब्दील हो गया था। वो अपने आप पर खास तौर पर तवज्जो देती, सुबह बाकायदगी से वर्जिश करती,
फिर पार्लर का रुख करती, 7 बजे बिल्कुल तैयार होती नाइल हसन के साथ जाने के लिए। नाइल उसे ले जाने से तो इनकार नहीं करता था, लेकिन साथ ही साथ वो ओज को भी ज़रूर पिक करता और वापसी पर उसे निहायत पाबंदी के साथ ड्रॉप भी करता। उस दिन के बाद ओज ने फिर आगे नाइल हसन के साथ बैठने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, सोहा के हवासों पर वो ज़रूर छा गई थी। नाइल के साथ ओज को हँसता देखती तो गुस्सा और शिकायत उसकी आंखों से वाज़ेह तौर पर झाँकने लगते। खाने-पीने में छीना-झपटी करते देखती तो ओज के मुँह पर 2 थप्पड़ लगाने को दिल चाहता और अक्सर वापसी पर जब वो नाइल हसन से आइसक्रीम कोन लाने की फरमाइश करती और खाते-खाते अपनी कोन नाइल के होठों से लगा देती और खुद उसकी कोन छीन लेती तो सुहा का दिल चाहता कि उसे धक्का देकर कार से नीचे फेंक दे। लेकिन फिलहाल वो उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। वो न्यू ईयर की रात थी, क्लब में बेपनाह रश था, नए साल और क्रिसमस के हवाले से कई प्रोग्राम दिखाए जा रहे थे। जदीद अंदाज के रक्स सबसे आखिर में थे। मुस्तकिल मेंबरों को छोड़कर आज के लिए बहुत पहले से एडवांस बुकिंग करानी पड़ती थी। ग्रुप बनाकर हँसते-खेलते एन्जॉय करते लोग, यूँ लगता था जैसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ आज ही कशीद करने का इरादा करके आए हैं। वो कई एक दोस्तों में घिरी थी जब अचानक नायल ने पीछे से आकर उसे वहां से उठने पर मजबूर कर दिया। 12 बजते ही लाइट ऑफ हो जाती है, कई एक बेहूदगी के नजारे देखने को मिलते हैं, तुम मेरे साथ आओ। बड़ा मुस्तरिब सा अंदाज था। वो उसके साथ खींचती एक निस्बतन सुनसान कोने में चली गई। मुझ पर क्या फ़र्क पड़ता? हर एक के साथ अपने-अपने पार्टनर्स हैं। कितना अच्छा गेम चल रहा था, ख़्वाह-मख़्फ़ा ही उठा लाए। वो बड़बड़ाई थी। खामोश रहो, यहाँ के माहौल को मैं ज़्यादा जानता हूँ, तुम नहीं। नाराज़गी के इज़हार के बावजूद उसकी नज़रें सुहा के सरापे में उलझ-उलझ गई। आज वो बतौर ख़ास तैयार हुई थी। लिबास मशरिक़ी और मग़रिबी इम्तिज़ाज का संगम था। लाइट ग्रीन उल्टे पल्ले की साड़ी, जिसके पल्ले को फैलाने के बजाय फ़ोल्ड करके पीछे से आगे लाया गया था। डार्क कलर का ब्लाउज़, उसका लंबा कद और सुडौल बदन इस साड़ी में और नुमायाँ हो रहा था। लंबे बालों को पार्लर में ऊँचे जूड़े की शक्ल में बाँधा गया था। हज़ारों चमकते नगों को जूड़े को सँवारने में लगाया गया था। बारीक लड़ियों का हीरे का सेट उसकी मखरूती गर्दन पर सज-सा गया था। 12 बजने से कुछ मिनट पहले रोशनियाँ बुझ गईं। नए साल का इस्तकबाल करते हुए उन्हें दोबारा जलाया जाता। गोया आने वाले साल को मज़ीद रोशनियाँ देने की कोशिश की जाती, ताकि हर एक की ज़िंदगी में इनकी ताबनाकी का अक्स उभरता रहे। सोहा ज़्यादा ना सोच सकी, वो अचानक नायल की बाहों के शिकंजे में आ गई थी। सोचा था कि अब तुम्हारे नज़दीक नहीं आऊँगा, लेकिन आज तुम खूबसूरत ही इतनी लग रही हो कि दिल पर काबू नहीं रहा। वो जज़्बात में डूबी सरगोशी कर रहा था। सुकून का गहरा समुंदर उसके प्यासे दिल को सैराब करता गुज़र गया। राहीन, ओज सब उसके ज़हन से महव हो गई। सुहा, मैं दिल के किसी कोने खतरे तक पहुंच भी चुका हूँ या बाहर ही खड़ा दरवाजा खटखटा रहा हूँ। वो सुहा को खामोश देखकर कह रहा था। यही खड़े खड़े बता दूं क्या? वो कसमसाई थी। चलो तो फिर घर चलते हैं। नायल उस लम्हे को हाथ से जाने देना शायद नहीं चाहता था। रोशनियां हो रही थी, नया साल शुरू होने की मुबारकबादें दी जा रही थी। जब वो दोनों हाथ में हाथ डाले बाहर निकले, घर आने तक वो नायल के शहर में डूबी रही थी, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही मियाँ जी के फोन ने सारा तिलस्म तोड़ दिया था। वो राहीन के अमेरिका जाने की खबर दे रहे थे। मुझसे बात किए बगैर चली गई। वो शॉक में आ गई। वो जल्द ही तुमसे राब्ता करेगी। यहाँ वो बेहद मसरूफ रही, चाहते हुए भी तुमसे बात ना कर सकी। नायल लिबास तब्दील करने निकला तो वो रिसीवर हाथ में पकड़े बैठी थी। किसका फोन था? वो उसके नजदीक बैठते हुए बोला। मियाँ जी का। पल भर में वो वापस अपनी पुरानी जॉन में आ गई थी। उसके अंदाज में वाज़ेह तौर पर रूखापन था, जो नायल हसन ने फ़ौरन महसूस कर लिया। क्या कहा उन्होंने? वो परेशान नज़रों से उसे देखकर बोला। वो जल्द ही मुझसे राब्ता कायम करेगी। फिर आपको मुझसे माँगेगी, न जाने किस मजबूरी के तहत अभी चली गई है, मगर वो जल्द ही आएगी, वो वहशतज़दा अंदाज में कह रही थी। फिर अचानक इतने ज़ोर-शोर से रोना शुरू कर किया जैसे मुकाबला गिरिया हो रहा हो। नायल हसन इस अचानक उफ़्ताद पर घबरा गया। "सोहा, सोहा, तुम आज मुझे सारी बातें बता ही दो। कुछ ऐसा है जो मुझे मालूम नहीं है। तुम इतनी सूझबूझ रखने वाली नहीं हो, जितना नज़र आने की कोशिश करती हो। राहीन तुम्हारे मुकाबले में बहुत तेज़ है। आखिर क्या कह कर गई है वो तुमसे? कुछ मत छुपाओ, मुझे सब बता दो।" वो उसके बालों में उँगलियाँ फेरते हुए मुसलसल इसरार कर रहा था। बहुत देर में जाकर उसकी सिसकियाँ रुकी तो उसने सारी बातें शुरू से बत उसे सारी बातें शुरू से बताने लगी। अपना बचपन, राहीन का साथ, शहर में आना और नाइल के साथ उसे शादी के लिए मजबूर करना, वादे लेकर उसे अपनी अमानत करार देना। वो तसलसल के साथ उसे सब कुछ बताती चली गई। बात खत्म हुई तो उसे अनजाना सा सुकून हुआ। नाइल पर नजर पड़ी तो वो माथे पर हजारों सिलवटें डाले न जाने क्या बैठा सोच रहा था। सोहा, अगर वो मुझे तुमसे वापस मांगने आ जाए तो तुम मुझसे दस्तबरदार हो जाओगी? काफी देर के बाद उसने नरमी से पूछा था। सोहा पूरी जान से लरज़ गई।
ये कैसा सवाल पूछा था नाइल हसन ने? किसी इम्तिहानी पर्चे का सबसे मुश्किल सवाल। नाइल तो उसके दिल के अंदर गहराई तक उतर गया था। किसी अनजान सी गुफा में जाकर छुप कर बैठ गया था। उसे तलाश करके वहां से निकालना नामुमकिनात में से था। मुझे ये हिम्मत करनी पड़ेगी क्योंकि मैं वादा खिलाफ नहीं। हुस्न मलाल की तस्वीर बनी ये बात वो अपने दिल को बाआवाज़ बुलंद सुना रही थी। दिल सरकश घोड़े की तरह अड़ गया। पागल हो तुम, मर जाओगी। अब भी कौन सी जी रही हो? वो फिर बड़बड़ाई थी। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? नाइल हसन उसे झिंझोड़ रहा था। हाँ, करती हूँ। वो न जाने कौन सी दुनिया में थी। आंखें बंद किए इकरार कर रही थी। फिर भी अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दोगी? वो फट पड़ा। वो मुझे देनी पड़ेगी। वो जैसे सूली के फंदे पर लटकी जवाब दे रही थी। ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। लिबास तब्दील करके आराम करो। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। और हाँ, मियाँ जी को फोन मिलाकर राइन का फोन नंबर और अमेरिका का एड्रेस लो। कहो कि तुम खुद उससे राब्ता करोगी। सुहा की हालत काफी देर में जाकर इस लायक हुई थी कि वो नायल की बात मानकर फोन मिलाए और नंबर ले। ये बर्ग बर्ग उदासी बिखर रही है मेरी, कि शाख शाख उतरती है तेरे हिज्र की शाम। फिर वो कुछ दिन के लिए बुगरासी गांव चली आई। इस घर में अब उसका दम घुट रहा था। नाइल हसन ने अब फिर पहले की तरह मुकम्मल तौर पर उसका बॉयकॉट कर दिया था। न जाने किस वक्त रात को कमरे में आता था, दिन भर गायब रहता था। क्लब क्लब वो जा नहीं रहा था, इस बात का अंदाजा उसे ओज की बेकरारी को देखकर हो गया था। वो 50 बार घर पर फोन करके नायल से बात करने की ख्वाहिश करती। कई चक्कर भी वो घर के लगा चुकी थी। मम्मी डैडी बेहद मसरूफ लोग। डैडी के बिजनेस मीटिंग्स इन दिनों कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। मम्मी के सोशल वर्क के काम। उन्होंने सुहा को बताया था कि वो आजकल कई बेवा औरतों की शादियां करा रही हैं। अमल हसन की अपनी पढ़ाई की मसरूफियत, वो बीडीएस कर रही थी। दिन और रात का बेशतर हिस्सा वो पढ़ने की नजर कर रही थी। सिर्फ नाश्ते और खाने के औकात पर ही उससे मुलाकात होती थी। दोनों बड़े फॉर्मल अंदाज में एक दूसरे की खैरियत पूछती थी और बस। तब वो मम्मी डैडी से इजाजत लेकर यहाँ आ गई थी। यहाँ बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल हुआ था। अम्मी अब्बा मियाँ जी और सभी गांव वाले उसे बहुत इज्जत दे रहे थे। अब्बा की हैसियत भी अब काफी मजबूत थी। वो लोग पक्की हवेली में रह रहे थे। इस साल अब्बा का नया खरीदा हुआ बाग भी बिका था। दोनों के चेहरे पुरसुकून और शादा थे। पिछली सारी जिंदगी फसल बोते बोते गुजरी थी। अब कहीं जाकर उसे काटने का वक्त आया था। उस दिन भी अम्मी न जाने कहाँ कहाँ के किस्से सुना रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही डैडी मम्मी ने खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था, तो उसका कई किलो खून खुशी से बढ़ गया था। ससुराल से फोन आ जाए तो मैके में कैसे इज्जत बढ़ती है। हालांकि नायल ने एक बार भी फोन नहीं किया था, मगर वो सभी को यही बताती थी कि वो रोजाना रात को फोन करते हैं। पूरी बुगरासी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। बागों और खेतों की सैर सैर से भी अब दिल ऊब गया था। ट्यूबवेल के पानी में घंटों टांगे लटकाना भी अब दिलपसंद मशगला नहीं रहा था। अब फिर नायल हसन की याद बड़ी शिद्दत से उभर रही थी। अनहोनी ख्वाहिशें करने लगा था ये नाफरमान दिल, कि एक बार बस उसे देख ले, चाहे वो बात ही ना करे, नाराज ही बैठा रहे, मगर वो उसे चुपचाप देखकर रूह की सैराबी कर ले। उसके बगैर सारी जिंदगी गुजारने का तसव्वुर जिस्म में लर्जा तारी कर देता। या अल्लाह, ये राहिन ने कहाँ लाकर मारा है मुझे। बेटी, ये नायल हसन एक बार भी नहीं आए। तुमको भी ड्राइवर से छुड़वा दिया। अम्मी न जाने कैसे उसके दर्द को जान गई थी। मसरूफ है अम्मी, कह रहे थे कि जल्दी आएंगे। पल के पल वो अपनी अंदरूनी कैफियतों को छुपा गई। अरे, ये इस वक्त तुम्हारे अब्बू के साथ कौन आ रहा है? अम्मी के कहने पर उसने यूं ही नजरें उठाई तो मुरझाए हुए दिल की कलियां खिल उठी। हाथ में छोटा सा ब्रीफकेस लिए नाइल हसन अलवी अंदर आ रहा था। अरे बेटा, बहुत ही लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। अम्मी खुशी से बेकाबू होकर बोली। सुहा, तुम नायल को अपने कमरे में लेकर चलो। मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। उन्हें फौरन दामाद की खातिर मदारात की फिक्र लग गई। अम्मी, मैं नाश्ता करके चला था, अब बस खाना ही खाऊंगा, वो अम्मी को बड़ी सादगी से बता रहा था। कमरे में आकर वो थका थका सा बिस्तर पर लेट गया था। सुहा से कुछ भी बात किए बगैर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब तक वो गुसल खाने में गर्म पानी, टॉवल और कपड़े रख कर आई, वो गहरी नींद सो चुका था। सुहा की हिम्मत ही नहीं हुई उसे उठाने की। थकन और पजमुर्दगी उसके चेहरे से मुतरश्शे थी। वो उसे थोड़ी देर तक देखती रही। जब आंखों की तशनगी बुझ गई तो खाने के इंतजामात देखने के लिए बावर्ची खाने में चली आई। फिर शाम को बहुत से अजीज रिश्तेदार ने दामाद से मिलने चले आए। चूँकि वो शादी के बाद पहली बार ससुराल आया था, इसलिए हर कोई उससे मिलने का मुश्ताक था। काफ़ी रात गए वो कमरे में आया था। अपना सामान वगैरह पैक कर लो, हम सुबह यहाँ से निकल रहे हैं। वो अजनबियों की तरह कहता लिहाफ को अपने चारों तरफ लपेट रहा था। सर्दियाँ गज़ब की थीं, जनवरी खत्म पर थी। वो बेकरार सी अपनी बिस्तर पर लेटकर लिहाफ में अपने पूरे वजूद को छुपा चुकी थी। इतनी बेगानगी, इतनी अजनबियत,
फिर ले जा ही क्यों रहे हैं अपने साथ? दिल की दीवारों को फलांगते हुए कई आंसू पलकों के मुंडेरों पर आ बैठे। सुबह नाश्ते के दौरान अम्मी अब्बा शिकायत कर रहे थे, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो बेटा, कुछ दिन तो रुकते। मैं यकीनन रुक जाता अब्बा, लेकिन हमारी परसों ही अमेरिका की फ्लाइट है। इन दिनों मुझे जरा फुर्सत है तो सोचा सुहा को अमेरिका घुमा लाऊं। सुहा के लिए यह नया इंकशाफ था। घुमाने ले जा रहे हैं या राहीन के पास जा रहे हैं? उसने मुंह से कुछ ना कहा, लेकिन दिल में धकड़ पकड़ होने लगी। अच्छा, अच्छा फिर ठीक है, घूम फिर आओ। अब्बा अम्मी बेतरह खुश हो गए। बेटा, राहीन भी तो वही है, उससे भी मिल लेना। कब से तुम दोनों की मुलाकात नहीं हुई? अम्मी सोहा से कह रही थी। उससे मिलना ही तो खास मकसद है, वो इतने आहिस्ता से बोला कि सिर्फ सोहा ही सुन पाई। दिल वैसे ही फिजा का मारा हुआ लर्जीदा पत्ता बना हुआ था। इस खुल्लम खुल्ला एतराफ से वो तेज हवा में उड़ा और हवा बुर्द हो गया। तकरीबन 20 घंटा बाद उनका जहाज अमेरिका के शहर शिकागो में उतरा था। ये डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, वो लोग लंदन होते हुए शिकागो पहुंचे थे। तफी तवील सफर, ज़हनी डिप्रेशन और फिर नायल हसन की मुसलसल नाराजगी, वो सख्त अपसेट थी। पिछले 2 दिन भी आराम नसीब नहीं हुआ था। गांव से वापसी, फिर इस नए सफर की तैयारी, बहुत सारा वक्त शॉपिंग की नजर हो गया था। इस सारे वक्त में वो लब बीचे बिल्कुल खामोश रहा था। माथे पर सिलवटों का इजाफा अब शायद हरदम रहने लगा था। वो खुद से बात करने में एक खौफ सा महसूस करती थी, न जाने कब रहा साहब हरम बीत जाता रहे। एयरपोर्ट की जरूरी कार्रवाइयों से फारिग होने के बाद जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, ठिठुराती हड्डियों को गलाती सर्दी ने उनका इस्तकबाल किया था। थोड़ी ही देर लगी थी टैक्सी को उनके नजदीक पहुंचने में। इतनी ही देर में उसके दांत से दांत बजने लगे थे। कितना टेम्परेचर होगा इस वक्त यहाँ? कार में हीटर ऑन था, इसलिए थोड़ी ही देर में जब सुहा को सर्दी का एहसास कम महसूस हुआ तो उसने पूछा, -4 होगा मैडम। ड्राइवर ने निहायत अदब से जवाब दिया था। डाउनटाउन की तरफ चलो। नायल उसे अपनी मंजिल के बारे में बताने लगा। वहां हम किसके घर जा रहे हैं? इस बार वो नायल से पूछे बगैर ना रह सकी। उसके घर जिसके हवाले आप मुझे करना चाह रही हैं। वो बहुत आहिस्तगी से बोला था। परसों बर्फ का तूफान आया था सर, अभी तक रास्ते मुकम्मल तौर पर साफ नहीं हुए हैं, इसलिए आज इस शहर की रौनकें मान सी पड़ गई हैं। और ड्राइवर निहायत बातूनी था, न जाने क्या क्या बता रहा था। सुहा गायब दिमागी का शिकार होने की वजह से आगे सुन ही ना पाई। वो चौंकी जब जब कार एक बिल्डिंग के सामने रुक गई। यकीनन इसमें राहीन का अपार्टमेंट है, और फिर उसका कयास सही निकला था। 3 बेडरूम पर मुश्तमिल बहुत खूबसूरत और नफासत से सजा फ्लैट था, और खुद राहीन इतनी हसीन लग रही थी कि सोहा बस उसकी सूरत ही तकती रह गई। चमकते मुस्कुराते चेहरे के साथ वो न जाने कितनी बार सोहा को सीने से लगा चुकी थी, और कितनी बार इस बात पर सॉरी कर चुकी थी कि वो मौसम की खराबी के बायस उन्हें लेने एयरपोर्ट ना आ सकी। मियाँ जी, अम्मी, अब्बा सबकी खैरियत सुहा से पूछने के बाद वो नायल हसन की जानिब मुतवज्जो हो गई। न जाने किस-किस के ज़िक्र थे, किस-किस के किस्से थे। हँसते, कह-कह लगाते दोनों आपस में ऐसे मगन हुए थे कि सोहा को भूल ही गए। सोहा का दिल उलटने लगा, सारा खाया-पिया जैसे बाहर आने के लिए बेताब था। वो यहाँ क्यों आई? क्या ये तमाशा देखने के लिए? नायल हसन क्या खुद ही रायन के पास नहीं आ सकता था? आखिर वो क्यों इतनी बेवकूफ बन गई कि खुद ही हाथ पकड़कर राहीन के सुपुर्द करने चली आई? दिल की वहशत जब सिवा हो गई और ये नजारा बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो बेसाख्ता उठ खड़ी हुई। कहाँ चली? राहीन ने बेसाख्ता उसका हाथ थाम लिया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैं जरा फ्रेश होकर अभी आया। नायल हसन उसकी पीली पड़ती रंगत को देखकर बाहर निकल गया। सोहा, तुम खुश नहीं हो? राहीन गौर से उसकी शक्ल को देखते हुए बोली। उसका दिल चाहा कि चीख कर कहे कि तुमने खुश रहने के लायक छोड़ा है, लेकिन कहा उसने सिर्फ यही कि सब ठीक है। तुम एक फोन तो कम अज कम कर ही सकती थी। यहाँ आने के बाद तुम्हारा मैसेज मिला है। ऐसा क्या हो गया था कि तुम मुझसे मिलकर ना आ पाई? सोहा ने सीधे साधे उसका घेराव किया था। हालात ऐसे ही थे सोहा। मैं अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती थी। तुमसे नायल की शादी भी पूरी प्लानिंग के साथ कराई थी, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है ना, सबकी तकदीरें लिखने वाला, उसने मेरी किस्मत में कुछ और ही लिख दिया था। मैं समझती थी कि एहतिसाम मुझसे तो बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि मेरे दिल पर नायल का कब्जा है, और जैसे ही वो ये बात जानेगा, मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे आजाद कर देगा। नतीजतन सब कुछ मेरी प्लानिंग के तहत हो जाएगा। लेकिन सब कुछ उसके बरअक्स हुआ। एहतिसाम को सारी बातें मियाँ ने पहले ही बता दी थी। अमेरिका के कल्चर में शायद इतने साल रहकर उसने इस वाकये का कोई खास असर नहीं लिया। कहने लगा कि ठीक है, इससे मोहब्बत करती हो तो करती रहो, मगर मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मुझे मोहब्बत करने से तुम रोक नहीं सकती। उसने गैर महसूस अंदाज में अपने अलावा सबसे मेरा राब्ता खत्म करा दिया।
एक फ़ोन भी वो मुझे करने की मोहलत नहीं देता था। वो मुझे सारी दुनिया से छुड़ा कर सिर्फ़ अपनी दुनिया में ले गया, जहाँ उसका प्यार था, खुलूस था, दीवानगियाँ थी। शुरू-शुरू में मैं उससे उलझती रही, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जुनून तेज़ मोहब्बत मुझ पर असरअंदाज़ होने लगी और मुकम्मल तौर पर दिल में विराजमान तब हो गई, जब मुझे मालूम हुआ कि मैं वो कहते-कहते रुक गई, फिर अचानक खिलखिलाकर हँस पड़ी। सुहा आँखें फाड़े उसे देख रही थी, कैसे-कैसे वो इंकशाफ़ कर रही थी। उसका हर नया जुमला सुहा के खून में सुकून और तमानियत की लहरें दौड़ा देता था। क्या तुम खाला बनने वाली हो स्टूपिड? समझ जाया करो। रियली? सुहा ने बेतहाशा उमड़ आने वाली खुशी को छुपाने के लिए राहीन को सीने से लगा लिया। एहतिसाम अभी आने वाले हैं। सुबह से तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अस्पताल से उन्हें किसी इमरजेंसी केस के लिए कॉल कर लिया गया। यकीन जानो मेरे दिल में अब नाइल हसन का तस्वुर सिर्फ एक दोस्त और बहनोई के कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि मेरे ऊट-पटांग हरकतों ने तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया है, लेकिन इसका एक फ़ायदा बहरहाल हुआ है कि तुमको एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गया और तुम अब उसको सताओ मत, उसकी कदर करो। एक बार नाइल हसन को हासिल करने के लिए मैंने अपनी और तुम्हारी दोस्ती को दाँव पर लगा दिया था। आज तुम्हें उसे दोबारा सौंपते हुए अपनी पुरानी दोस्ती की ख्वाह हूँ। वो सोहा के दोनों हाथ थामते हुए आजिज़ी से कह रही थी। रंग है, फूल है, खुशबू है, सबा है कोई, मौसम गुल की तरह हमसे मिला है कोई। बड़ी उम्मीद के साथ अंगड़ाइयाँ लेकर एक बार फिर ख्वाहिशें मुस्कुराने लगी थी। दोनों 2 दिन शिकागो के एक होटल में गुजार कर अब लॉस एंजलिस आए थे। इस ख्वाबनाक शहर में एक अपार्टमेंट किराए पर लेकर दोनों घूमते फिर रहे थे। राहीन ने उस दिन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर नायल रुकने को आमादा नहीं हुए। फिर राहीन ने इस वादे के साथ उन्हें जाने दिया कि वो वापसी पर एक दिन उसके अपार्टमेंट पर जरूर ठहरेंगे। सोहा को अब अंदाजा हो रहा था कि जब उस शख्स की चाहत और भरपूर तवज्जो हासिल हो जाए, जो रगों में दौड़ता फिरता हो, जो सांसों में धड़कता हो, तो जिंदगी कितनी हसीन और पुरकशिश हो जाती है। अपना वजूद आप प्यारा हो जाता है, जीने की तरंग दिल में भर जाती है। वैसे सुहा, तुम बनती बहुत बहादुर हो, लेकिन जान जरा नहीं है। मुझे राहीन के सुपुर्द करने के दावे थे और उससे घुल मिलकर बातें करते देखकर तुम्हारी सूरत मुर्दों की सी हो गई थी। दोनों घूम फिर कर थक कर जब बिस्तर पर लेटे तो नायल हसन को जैसे याद आया। आपको अगर मेरी कैफियत का अंदाजा था तो क्यों कर रहे थे मेरे दिल को जलाने वाली हरकतें? वो खिसिया कर बोली, बल्कि पिछले सारे ही दिनों में आप मुसलसल मुझे तड़पाते रहे हैं। मुंह फुलाए फिरते थे, कुछ बताते ही नहीं थे। मुझे तुम पर शदीद गुस्सा आ रहा था। बड़ी शान से कहकर गई थी कि मैं वादा खिलाफ नहीं हूँ। आपको राहीन के हवाले करना ही पड़ेगा। हम दोनों का साथ उम्र भर का है। ये रिश्ते ऐसे कमजोर नहीं होते कि इन्हें जज्बाती बातों की नजर कर दिया जाए। यकीन जानो, मेरे और राहीन के दरमियान इस किस्म की कोई बात नहीं हुई थी। उसने मुझसे कहा था कि मियाँ जी शादी के लिए राजी नहीं, इसलिए हमारी शादी की कोई सूरत नहीं। तब मैंने उसे समझाया कि हम पुराने ज़माने के लैला मजनू नहीं है। जहाँ तक मुझसे मुमकिन हो सकता था मैंने कोशिश करके देख ली। अब अगर राहीन बाप की रज़ामंदी के बगैर शादी के लिए राज़ी नहीं, तो वो एहतिसाम मुराद से खामोशी से शादी कर ले और मुझे भी घर वापस जाने दे। मेरी भी शादी बहरहाल हो ही जाएगी, शायद ओज से ही हो जाए। तब उसने मुझसे कहा कि मैं ओज के बजाय तुमसे शादी कर लूँ। इस तरह अपने घरवालों के सामने मेरी इज़्ज़त भी रह जाएगी, क्योंकि मैं सबके सामने दावे से कहकर आया था कि मैं अपनी मोहब्बत को जीत कर दिखा दूँगा। और मैं जो थोड़ी बहस के बाद तुमसे शादी के लिए राज़ी हो गया, इसकी भी एक वजह थी। एक तो ओज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं जानता था कि वापसी पर नाकामी की सूरत में वही मेरे सर मंडी जाएगी। और दूसरी, तुम हूबहू मेरे ख्वाबों में बसने वाले आइडियल की तरह थी। मैंने तुमसे पहली बार मिलकर राहीन से कहा था कि तुम्हारे नकूश, तुम्हारे बाल, तुम्हारी हाइट, गर्ज हर चीज मेरे ख्वाबों पर तसल्लुत जमाने वाली लड़की की तरह है। अगर इत्तेफाक से राहीन से पहले तुमसे मुलाकात हो जाती तो मैं तो तुम्हारी कैद में तभी चला जाता। राहीन के इस प्रपोजल के बारे में मैंने बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर जिंदगी अपनी मोहब्बत को हासिल करने की मोहलत नहीं दे रही तो आइडियल को ही हासिल कर लिया जाए। दूसरों के मुकाबले में तुम ज़्यादा जल्दी मेरे दिल में घर बना सकोगी। राहीन के एहतिसाम के पास से वापस आकर अपना लेने का मेरे पास कोई तसव्वुर नहीं था। मैं इस मामले में बहुत जज़्बाती हूँ। तुमको अपनाते हुए भी मुझे अच्छी तरह मालूम था कि तुम्हारे दिल में फ़िलहाल अगर मैं नहीं तो कोई और भी नहीं। शफ़ाफ़ समुंदर की तरह है तुम्हारा दिल। वैसे अब तो सिर्फ़ मैं ही छाया हुआ हूँ। वो बड़े हक़ से उसके बालों में मुँह छुपाता हुआ बोला। मगर राहीन की मोहब्बत किस तरह की थी नायल? सुहा के ज़हन पर ये नुक्ता चुभे जा रहा था। वो जिस तरह से आपके लिए दीवानी थी, उसको देखकर ऐसा महसूस नहीं होता था कि वो इतनी जल्दी अपना महवर बदल लेगी। और एहतिसाम उसका रिश्तेदार और बचपन का साथी होने के सबब शायद उसके
मतलून मिजाज तबीयत से वाकिफ था, इसलिए उसने सब कुछ जानने के बावजूद इतने एतमाद से उससे शादी कर ली। या फिर वो उससे मोहब्बत ही इतनी करता है कि उसकी नजर में इन बातों की इतनी अहमियत नहीं थी। सुहा जैसे अंदाजे लगा रही थी। चलो छोड़ो, जाने दो। अब हम सिर्फ अपनी बातें करेंगे। पहले ही बहुत सारे दिन उन लोगों के जिक्र खैर में बर्बाद हो चुके हैं। वो उसे अपनी जानिब मुतवज्जो करते हुए मोहब्बतों की बारिशें कर रहा था। और वो ओज से इतनी दोस्ती क्यों हो रही थी, जबकि आप बता चुके हैं कि वो आपको नापसंद थी। वो बड़े नाज से उसके सीने से लगी पूछ रही थी। नायल हसन खिलखिलाकर हंस पड़ा। वही बेवकूफ मेरे पीछे इन दिनों फिर रही थी। मैंने सोचा इससे ज्यादा मुअस्सर हथियार तुम्हें अपने नजदीक लाने के लिए नहीं मिल सकता। और तुम जलती भी कितना थी, मजा आ जाता था तुम्हारी शक्ल देखकर। खैर, अब तुम्हें उसकी तरफ से भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। कल मम्मी फोन पर बता रही थी कि उसके लिए बड़ा अच्छा प्रपोजल आया है। हो सकता है कि हमारे वापस जाने तक रिश्ता तय ही हो जाए। और राहीन के अंदर इस कद्र इनकलाब से क्या आप वाकिफ थे? वो शर्मिंदा होते हुए बोली। ऑफ कोर्स था। तुमसे ही तो फोन नंबर और एड्रेस लिया था। तुम मेरी बात पर यकीन थोड़ी कर लेती। इसलिए मैंने बेहतर ही समझा कि असलियत उसकी ज़बानी कहलवाई जाए, जिसने तुम्हें वादे की ज़ंजीर में बाँधा था। वैसे मेरे लिए तुम्हारे दिल में किस कदर चाहत है, इसका अंदाज़ा मुझे पिछले दिनों तुमसे दूर रहकर हुआ। तुमसे बेरुखी इख्तियार करके ही मैंने जाना है कि एक खामोश मोहब्बत भी होती है, जिसको इज़हार के लिए ज़बान के साथ की ज़रूरत नहीं होती। वो आँखों से, चेहरे से, कँपकँपाते लबों से, हर तरफ से आश्कार होती रहती है। राहीन को अपने जज़्बात के इज़हार के लिए ज़बान के साथ की ज़रूरत पड़ती थी, जबकि तुमने आज तक कुछ ना कहा, मगर मैं फिर भी सब कुछ जान गया। इसको कहते हैं दिल को दिल से राह, और ये होती है शदीद तरीन मोहब्बत। सुहा ने तमानियत और सुकून के गहरे एहसास से मगलूब होकर अपनी आंखें बंद कर ली, मगर दिमाग में कहीं किसी दीवार पर अब भी ये ख्याल टंगा हुआ था कि वो खुद तो किसी के लिए जिंदगी कुर्बान कर सकती है, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जज्बों को दिल के बहुत अंदर तक जाने ही नहीं देते। बादलों की तरह दिल की सरजमीन पर छाए रहते हैं। जैसे ही जुदाई या हालात का तपता हुआ सूरज निकलता है, तो वो आन वाहिद में दिल की सरजमीन पर बरस जाते हैं। और फिर मुत्तला साफ। यूं किसी दूसरे के लिए शायद दिल में आसानी से गुंजाइश पैदा हो जाती है। होते हैं कुछ लोग ऐसे भी, राहीन की तरह। खत्म शुद्ध।